हेलो एवरीवन, क्या हाल है आप सभी का। मैं सुंदर एक बार फिर से स्वागत करता हूं एनसीईआरटी स्टडी एवन के इस प्लेटफॉर्म पर। आशा करता हूं आप सभी लोग बिंदास होंगे, मज़े से होंगे और अच्छे से स्टडी कर रहे होंगे। चलिए आज हम हमारा सीखते हैं 7th चैप्टर किशोर अवस्था की ओर। किशोर अवस्था होती क्या है, ठीक है। तो किशोर अवस्था है जब हम हमारा 13वां बर्थडे मना रहे होते हैं ना, तब हमारी किशोर अवस्था स्टार्ट हो जाती है, ठीक है ना। माने 13 से 14 साल की उम्र में, एज में हमारी किशोरावस्था स्टार्ट हो जाती है और 17 से 18 ईयर्स तक चलती है, ठीक है ना। तो इसको बोलते हैं 17, 18, 19। तो ये हमारी टीन एज है। क्या है? टीन एज है। और इसी एज को माने किशोर अवस्था को इंग्लिश में बोलते हैं टीनेजर। क्या बोलते हैं? टीनेजर कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? टीनेजर हम कहते हैं। क्या कहते हैं मेरे भाई? टीनेजर हम कहते हैं। तो टीनेजर के बारे में हम अध्ययन करेंगे। टीनेजर में कौन कौन से ऐसे हमारे शारीरिक परिवर्तन हैं, कौन कौन से हमें स्पेसिफिक गुण आ जाते हैं और कौन कौन से जो हमारे गुण हैं जो हमें कितनी तकलीफ पहुंचाते हैं, हमें उस पीरियड में कितनी सावधानी बरतने की ज़रूरत है, क्या क्या सलाह लेने की ज़रूरत है। अगर कोई प्रॉब्लम हो जाए अपनी बॉडी में, प्रॉब्लम का मतलब अगर हम किसी कन्फ्यूजन में हो तो हमें अपने माता पिता और गुरुजी से किस प्रकार टीनेजर के बारे में, अपने लक्षणों के या अपने में हो रहे परिवर्तनों के बारे में अपने टीचर से डिस्कस करना चाहिए। क्योंकि माता पिता और टीचर वह है जो हमारे किसी भी प्रॉब्लम में हमें क्या देंगे? सलाह देंगे, ठीक है ना। चलेगा, सीखते हैं हम हमारे टीनेजर के बारे में। मस्त तरीके से हम सीखेंगे इसको और समझेंगे। किशोर अवस्था की ओर क्या है? किशोर अवस्था की ओर देखो, हाँ, पिछले अध्याय में आपने पढ़ा कि जंतु किस प्रकार जनन करते हैं, ठीक है ना। मानव एवं बहुत से अन्य जंतु एक निश्चित आयु तक पहुंचने के बाद ही जनन कर सकते हैं। मान एक एज तक ही जाएंगे तब जाकर जनन कर पाएंगे। ये नहीं है कि छोटा सा बच्चा होगा बच्चे को जन्म देगा, ऐसा नहीं है। उसकी एक एज होती है, ठीक है ना। मानव किसी भी निश्चित आयु के बाद ही क्यों बच्चे को क्यों जनन कर सकते हैं। इस अध्याय में आप मानव के शरीर में होने वाले परिवर्तनों के विषय में पढ़ेंगे। उनके उपरांत वह जनन हेतु सक्षम हो पाता है। अध्याय 6 में आप मानव जननांगों के विषय में पढ़ चुके हैं। इस अध्याय में हम उन हार्मोनों के विषय में चर्चा करेंगे जो शिशु या बच्चे में होने वाले उन परिवर्तनों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं जिसके कारण बच्चा बड़ा होकर वयस्क हो जाता है। मानी जब हम टीनेजर में जाते हैं, हम किशोरावस्था में जाते हैं, तो हमारी बॉडी में कुछ हार्मोन चेंजेज होते हैं। उनके बारे में इस अध्ययन में हम पढ़ेंगे, इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे। आगे है अपने पास किशोरावस्था या यौनावस्था, ठीक है ना। यौनावस्था, यौन प्रारंभ, ठीक है ना। क्या है? किशोरावस्था या यौना प्रारंभ। तो भुजो 12वां जन्मदिन मना रहा था। मित्रों के चले जाने के पश्चात भुजो और पहले अपने माता पिता के साथ बातें करने लगे। पहली एक कन्या विद्यालय में पढ़ती है, वह हंसने लगी। उसने टिप्पणी की कि भुजो के कई मित्र जिनसे वह 1 वर्ष बाद मिली थी कि लंबाई एकाएक कितनी बढ़ गई है। इनमें से कुछ तो मूछें आने लगी, माने कुछ के तो मूछें आने लगी है। जो जोकर माने कार्टून नजर आ रहे थे, उसकी माँ ने समझाया कि लड़के बड़े हो गए हैं। वृद्धि जन्म के समय से ही होने लगती है। माने जैसे हम जन्म लेते हैं हमारा विकास और हाइट है वो बढ़ना स्टार्ट हो जाती है। लेकिन टीनेजर में कुछ एक विकास ज़्यादा होता है के बाद एक एक तीव्र गति से, माने परंतु 10 और 11 वर्ष की आयु के बाद वृद्धि में एकाएक तीव्रता आती है और वृद्धि साफ दिखाई देने लगती है। शरीर में होने वाले परिवर्तन वृद्धि प्रक्रिया का एक भाग है। यह इस बात का संकेत है कि आप बच्चे नहीं हैं, युवावस्था में कदम रख रहे हैं। क्या कर रहे हैं? युवावस्था में कदम रख रहे हैं, है ना। चलेगा। जीवन का यह ऐसा अजीब काल है कि इसमें आप न तो बच्चे रहते हैं और न ही आप बड़े। मैं जिज्ञासु हूं कि क्या बाल्यकाल एवं युवावस्था के मध्य की अवधि का कोई विशेष नाम है? बिल्कुल, युवावस्था।
मानी वृद्धि एक प्राकृतिक प्रक्रम है। वृद्धि जो है एक प्राकृतिक प्रक्रम है, हम न भी चाहें तो भी हमारी बॉडी की वृद्धि होगी। जीवन काल की वह अवधि जब शरीर में ऐसे परिवर्तन होते हैं जिसके परिणाम स्वरूप जनन परिपक्वता आती है, किशोरावस्था या एडोलस्केंस एडोलस्केंस या एडोलसेंस कहलाती है। ठीक है, एडोलस्केंस नहीं है, एडोलसेंस है। ठीक है ना, एडोलसेंस कहलाती है। मानी देखो 11 वर्ष, 12 वर्ष और 13 वर्ष की आयु के अंदर हमारी बॉडी के अंदर स्पेशल परिवर्तन आते हैं, और इन स्पेशल परिवर्तनों के कारण ही जो 13 वर्ष से 18 या 19 वर्ष की जो आयु होती है, उस आयु को बोलते हैं हम किशोरावस्था। क्या कहते हैं मेरे भाई? किशोरावस्था हम उस आयु या एज को कहते हैं। ठीक है, किशोरावस्था लगभग 11 वर्ष की आयु से प्रारंभ होकर 18 वर्ष या 19 वर्ष की आयु तक रहती है। यह अवधि क्योंकि अंग्रेजी के टीन्स माने टीन्स 13 से 18 या 19 वर्ष की आयु तक होती है। किशोरों को टीनेजर्स भी कहा जाता है। लड़कियों में यह अवस्था लड़कों की अपेक्षा 1 या 2 वर्ष पूर्व प्रारंभ हो जाती है। किशोरावस्था की अवधि व्यक्तियों में भिन्न भिन्न होती है। किशोरावस्था के दौरान मनुष्य के शरीर में अनेक परिवर्तन आते हैं। यह परिवर्तन यौनारंभ का संकेत है। इसमें सबसे महत्वपूर्ण परिवर्तन है लड़के एवं लड़कियों की जनन क्षमता का विकास होना। क्या? लड़के एवं जो लड़कियां हैं उनकी जनन क्षमता का क्या होता है मेरे भाई? विकास। क्या होता है? लड़के एवं लड़कियों की जनन क्षमता का क्या होता है? विकास होता है। किशोर की जनन परिपक्वता के साथ ही यौनारंभ समाप्त हो जाता है। क्या हो जाता है? समाप्त हो जाता है। चलिए तो पहली बोलती है भाई, क्या बोलती है पहली? और बूझों को एहसास होता है कि लंबाई में एकाएक वृद्धि, लड़कों में हल्की दाढ़ी मूछें का आना किशोरावस्था के लक्षण है। वे यौनारंभ में होने वाले अन्य परिवर्तनों की विषय में जानना चाहते हैं। तो देखो, लंबाई में वृद्धि, यौनारंभ में होने वाले परिवर्तन। पहला है आपका लंबाई में वृद्धि। जैसे ही यौनारंभ होता है, किशोरावस्था प्रारंभ होती है, तो आपकी लंबाई में एकाएक वृद्धि होती है। इसका मतलब ये नहीं है कि एक दिन में 1 फुट बढ़ जाएगा, ऐसा नहीं है। बढ़ता तो धीरे धीरे ही है, लेकिन कंपैरिजन टू पहले की ईयरों में 11, 12 और 13 ईयर में वृद्धि ज़्यादा हो पाती है। वृद्धि क्या होती है? ज़्यादा होती है। लंबाई में एकाएक वृद्धि यौनारंभ के दौरान होने वाला सबसे अधिक दृष्टिगोचर परिवर्तन है। इस समय शरीर की लंबी अस्थियों की अर्थात हाथ एवं पैर की अस्थियां की लंबाई में वृद्धि होती है और व्यक्ति लंबा हो जाता है। क्या हो जाता है? लंबा हो जाता है। चार्ट में लड़के एवं लड़कियों की आयु के साथ लंबाई में परिवर्तन की औसत दर को दर्शाया गया है। कॉलम 2 में और कॉलम 3 में किसी व्यक्ति की लंबाई को प्रतिशत में दर्शाया गया है, जो कि किसी आयु पर पहुंचने पर होती है। आयु को कॉलम 1 में दर्शाया गया है। उदाहरण के लिए 11 वर्ष की आयु तक एक लड़का अपनी पूर्ण लंबाई का 81% लक्ष्य प्राप्त करता है, जबकि एक लड़की अपनी पूर्ण लंबाई की 88% तक पहुंच जाती है। यह आंकड़े प्रतिनिधित्व मात्र हैं जो व्यक्तियों में भिन्न हो सकते हैं। अपने मित्रों के लिए सारणी का प्रयोग करके उनकी पूर्ण लंबाई का अनुमान लगाएं, पता करें। सारणी दे रखी है, इसके अंदर क्या है? लंबाई के बारे में दिया गया है कि 8 वर्ष की आयु में कितना परिवर्तन हो रहा है, माने पूर्ण लंबाई का कितना प्रतिशत में वृद्धि हुई है या कमी हुई है, वो इसके अंदर दिखाया गया है। ठीक है, चलिएगा आगे अपने पास क्रियाकलाप को भी हम छोड़ते हैं। आगे हम सीखते हैं। मैं चिंतित हूँ, यद्यपि मैं लंबी हो गई परंतु शरीर की तुलना में मेरा चेहरा छोटा है।
है ना। मेरा शरीर क्या हो गया, लंबा हो गया, लेकिन मेरा चेहरा अभी चिन्ना सा है, छोटा सा है। क्या है मेरे भाई, चिन्ना सा है, छोटा सा है। आगे अपने पास है, पहली को चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। शरीर की सभी अंग समान दर से वृद्धि नहीं करते हैं। कभी कभी किशोर के हाथ अथवा पैर शरीर के अन्य अंगों की अपेक्षा बड़े दिखाई देते हैं, परंतु शीघ्र ही दूसरे भाग भी वृद्धि कर शारीरिक अनुपात को संतुलित कर देते हैं। शरीर सुडौल हो जाता है। शरीर क्या हो जाता है, सुडौल हो जाता है। सुडौल हो जाता है, सुडौल का मतलब बिल्कुल ठीक ठाक। आपने ध्यान दिया होगा कि किसी व्यक्ति की लंबाई उसके परिवार के किसी न किसी सदस्य के लगभग समान ही होती है। इसका कारण यह है कि लंबाई माता पिता से प्राप्त जीन पर निर्भर करती है। माने माता पिता से, जैसे हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था कि माता पिता के संलयन से हम पैदा होते हैं, हम उत्पन्न होते हैं। तो उनके जो 46 गुणसूत्र है, उनके अंदर से, माता के अंदर से भी 13 गुणसूत्र, पिता के अंदर से भी 13 गुणसूत्र हमारे बॉडी में ट्रांसफर होते हैं, माने अगली पीढ़ी में ट्रांसफर होते हैं। और उन्हीं गुणों के आधार पर माता की लंबाई या पिता की लंबाई के आधार पर बच्चे की लंबाई होती है। कभी कभार मेजर फैक्टर पिता का रहता है तो लंबाई ज़्यादा हो जाती है अगर पिता लंबे हो तो। कभी कभी माता का इफेक्ट ज़्यादा रहता है तो क्या होता है कि माता को जो गुणसूत्र है वो इफेक्टिव रहता है। अगर माता की लंबाई छोटी है तो बच्चे की लंबाई छोटी होने की संभावना हो जाती है। लेकिन पर्याप्त है कि माता पिता से ये जीन्स प्राप्त होते हैं, या तो माता पिता या दादा दादी या फिर नाना नानी के जैसे ही हम दिखते हैं, और उनकी लंबाई के आधार पर ही हम लंबे हो सकते हैं। ठीक है ना। जीन्स क्या करते हैं, माता पिता में जो गुण निहित है वो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ट्रांसफर करते हैं या ट्रांसफर होते हैं। परंतु वृद्धि के इन वर्षों में उचित प्रकार का संतुलन आहार आवश्यक है। यह अस्थियां, पेशियों एवं शरीर के अन्य भागों को सही ढंग से वृद्धि करने हेतु पर्याप्त पोषण करने में सहायता करता है। आप किशोर की पोषक आवश्यकताओं के विषय में अध्ययन आगे पढ़ेंगे। अब है शारीरिक वृद्धि में परिवर्तन। किसमें, शारीरिक वृद्धि में परिवर्तन। क्या आपने ध्यान दिया है कि आपकी कक्षा के छात्रों के कंधे एवं सीना निचली कक्षा के छात्रों की अपेक्षा अधिक चौड़े होते हैं? इसका कारण यह है कि वे यौनारंभ में प्रवेश कर चुके हैं, जब वृद्धि के कारण कंधे फैलकर चौड़े हो जाते हैं। लड़कियों में कमर का निचला भाग चौड़ा होता है। ठीक है, इस निचला भाग क्या हो जाता है, बड़ा बन जाता है। ठीक है ना। वृद्धि के कारण लड़कों में शारीरिक पेशियां लड़कियों की अपेक्षा सुस्पष्ट एवं गठी दिखाई देती है। अतः किशोरावस्था के दौरान लड़कों एवं लड़कियों में होने वाले परिवर्तन अलग अलग हैं। स्वर में परिवर्तन। ठीक है, जैसे ही हम किशोरावस्था में जाते हैं तो हमारा जो बोलने का तरीका है, जो लैरिंग्स है, जो हमारी वॉइस है, ठीक है, वो चेंज हो जाती है। जैसे हम छोटे बच्चे रहते हैं तो लड़के और लड़कियों की आवाज़ में ज़्यादा फर्क नहीं रहता है, लेकिन जैसे हम किशोर अवस्था में जाते हैं तो लड़की की वॉइस एक अलग फील होती है और लड़के की वॉइस एक बिल्कुल अलग ही फील होती है। ठीक है, वो ऐसा गुणसूत्र किसके कारण होता है, जो अपने हार्मोन्स है उनकी वजह से ऐसा हो पाता है, क्योंकि बॉडी में इस टाइम पर काफ़ी सारे हार्मोन्स में चेंजेज होता है जिसके कारण ऐसा संभव हो पाता है। क्या आपने ध्यान दिया है कि कभी कभी आपकी कक्षा के कुछ लड़कों की आवाज़ फटने लगती है यौनारंभ में? स्वर यंत्र बोले तो लैरिंग्स, ठीक है, जो कि कंठ में होता है। कहाँ होता है, अपने कंठ, इसमें यहाँ होता है, यहाँ पे, ठीक है ना, ये लैरिंग्स होता है। जो स्वर यंत्र बोलता है, लैरिंग्स में वृद्धि का प्रारंभ होता है। लड़कों का स्वर यंत्र विकसित होकर अपेक्षाकृत बड़ा होता है। क्या होता है, बड़ा हो जाता है। लड़कों में बढ़ता हुआ स्वर यंत्र गले के सामने की ओर सुस्पष्ट, गले के सामने की ओर सुस्पष्ट उभरे हुए भाग में दिखाई देता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, एडमस एप्पल। क्या बोलते हैं, एडमस एप्पल या कंठमणि कहते हैं। एडमस एप्पल या फिर इसे क्या कहते हैं भाई, कंठमणि। ये इसे क्या बोलते हैं,
एडमस एप्पल या कंठमणि कहते हैं। लड़कियों में स्वर यंत्र अपेक्षाकृत छोटा होता है, जो लड़कियां हैं उनके अंदर स्वर यंत्र अपेक्षाकृत क्या होता है, स्मॉल होता है, अतः बाहर से सामान्यतः दिखाई नहीं देता है। सामान्यतः लड़कियों का स्वर या उच्च तारत्व वाला होता है, जबकि लड़कियों का स्वर गहरा होता है। किशोर लड़कियों में कभी कभी स्वर यंत्र की पेशियों में अनिश्चित वृद्धि हो जाती है। क्या हो जाती है? अनिश्चित वृद्धि हो जाती है और आवाज फटने या भर्राने लगती है। यह स्थिति कुछ दिनों अथवा कुछ सप्ताह तक बनी रह सकती है, जिसके बाद देखो ये रहा एडम्स एप्पल, ठीक है, एडम्स एप्पल ये रहा, ये क्या हो जाता है, उभर कर बाहर आ जाता है, ठीक है। और इसी के पीछे अपने क्या रहती है, थायराइड ग्रंथि रहती है, ठीक है ना, थायराइड ग्लैंड बोलते हैं जिसे, जो इसी के जस्ट पीछे की साइड में रहती है थायराइड ग्लैंड, जो गले के दोनों तरफ में रहती है। आयोडीन का उपयोग उसी के लिए जरूरी है, ठीक है। एडम्स एप्पल होता है ये देखो ये रहा, ये उभरा हुआ दिखाई दे रहा है ना, क्या दे रहा है, उभरा हुआ दिखाई दे रहा है। स्वेद और तेलीय ग्रंथियों की क्रियाशीलता, स्वेद और तेलीय ग्रंथियों की क्रियाशीलता, देखो स्वेद क्या होती है, ठीक है। हमारी बॉडी के अंदर जो स्वेद ग्रंथियां और तेलीय ग्रंथियां, जो स्वेद ग्रंथियां हैं या फिर तेलीय ग्रंथियों के कारण से हमारी बॉडी में क्या आने लगता है, माने चेहरे पर तेल वगैरह ज़्यादा आने लगते हैं, पिंपल्स हो जाते हैं, और क्या बोलते हैं जो बच्चे होते हैं उनका चेहरा बहुत ज़्यादा चमकता है, और उनकी क्या बोलते हैं, वो गांठें पड़ने लग जाती है, जिस कील वगैरह बोलते हैं, ठीक है ना, क्या बोलते हैं, कील वगैरह बोला जाता है। क्या बोला जाता है मेरे भाई? कील वगैरह बोला जाता है। तो किशोरावस्था में स्वेद एवं तेलीय ग्रंथियों का स्त्राव बढ़ जाता है, और इन ग्रंथियों की अधिक क्रियाशीलता के कारण कुछ स्वेद ग्रंथियां, तेलीय ग्रंथियां और लार ग्रंथि जैसी कुछ ग्रंथियां अपना स्त्राव वाहियों द्वारा स्त्रावित करती है। अंतःस्त्रावी ग्रंथियां हार्मोन को सीधे ही रुधिर में प्रवाहित करती है। किस में प्रवाहित करती है? रुधिर में प्रवाहित करती है, या प्रवाह करती है, निर्मोचन करती है, इसलिए इन्हें नलिका विहीन ग्रंथियां कहते हैं। देखो मेरे भाई, हमारे शरीर में दो प्रकार के ग्लैंड होते हैं, एक तो अंतःस्त्रावी और एक होता है बाह्यस्त्रावी, ठीक है ना। अंतःस्त्रावी जो ग्लैंड्स होते हैं वो क्या, अंतःस्त्रावी जो ग्लैंड्स होते हैं वो ठीक है, जो अंतःस्त्रावी ग्रंथियां होती हैं वो अपना जो हार्मोन है वो ब्लड की वेसल्स होते हैं उनके अंदर क्या करती है, स्त्रावित करती है। और कुछ ग्लैंड्स होती हैं जो मतलब यूं डायरेक्ट ही क्या करती है, अपने स्त्राव को भेजती है, ठीक है। तो अंतःस्त्रावी जो ग्रंथियां हैं वही क्या कहलाती है, नलिका विहीन, जिनमें नलिका नहीं होती है, ठीक है ना, क्या बोलते हैं, मान स्वेद ग्रंथि, तेल ग्रंथि एवं लार ग्रंथि जैसी कुछ ग्रंथियां अपना स्त्राव वाहियों द्वारा स्त्रावित करती है। अंतःस्त्रावी ग्रंथियां हार्मोनों को सीधे रुधिर में प्रवाह में निर्मोचन करती है, इसलिए इन्हें नलिका विहीन ग्रंथियां भी कहते हैं। मानी कुछ ग्रंथियां ऐसी है जिनकी खुद की कोई नलिका नहीं होती है, वे अपने स्त्राव को ब्लड में डालती हैं, इसीलिए उनको क्या बोलते हैं, नलिका विहीन ग्रंथियां भी कहते हैं। क्या कहते हैं उनको? नलिका विहीन ग्रंथियां भी कहते हैं। क्या कहते हैं मेरे भाई? नलिका विहीन ग्रंथियां भी कहते हैं। आगे है अपने पास, आगे क्या है, व्यक्तियों के चेहरे पर फुंसियां और मुहासे आदि आना। अगर आप लोगों को पता, जैसे आप किशोर अवस्था में 13-14 वर्ष की उम्र में हो जाते हैं तो आपके पिंपल्स होने लग जाते हैं, पिंपल्स धब्बे पड़ने लग जाते हैं चेहरे पर, काले काले, है ना, मेरे भी बहुत ज्यादा है। गोरा कैसे हूँ, कभी कभी तो मैं क्रीम लगाने की कोशिश करता हूँ पर गोरा होता ही नहीं है ना, पर क्या करें, ठीक है, क्योंकि किशोरावस्था के अंदर हुई जो दिक्कतें हैं उस टाइम पर अगर हम नहीं संभले तो हमारे चेहरे पर काफ़ी सारे क्या हो जाते हैं, दाग धब्बे ऐसे हो जाते हैं। उस टाइम पर हमें क्रीम वगैरह लगाने की ज़रूरत पड़ती है ना, जिससे कि जैसे जैसे वो स्कार होते हैं वो क्या हो जाए, बिल्कुल हट जाए। पर क्या करें, अब तो हो गए, उस टाइम सावधान नहीं रहा मैं, है ना, अब तो भाई ज़्यादा हो गए, पास से देखने से तो बिल्कुल ही दिखाई देते हैं बहुत ज़्यादा। लेकिन क्या होता है, कभी कभी उनकी जगह पर छोटे छोटे गड्ढे भी बन जाते हैं, ठीक है ना, क्या बन जाते हैं, गड्ढे भी बन जाते हैं, है ना। तो
ये क्यों पता है? किशोर अवस्था के अंदर पिंपल्स बन जाते हैं, क्या बोलते हैं, कील पड़ जाती है, जिसे हम नॉर्मल भाषा में कील कहते हैं कि भाई कील हो गई, है ना। तो वो ऐसा कुछ नहीं है, कोई क्रीम लगाने से भी नहीं रुकती हो कि भाई क्रीम ये क्रीम लगा लो, वो क्रीम लगा लो, ये सी क्रीम लगा लो, वैसी क्रीम लगा लो, तो ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है ना। आप कितनी ही क्रीम लगा लो, कितनी अच्छी क्रीम लगा लो, अगर यौनारंभ हो गया, किशोरावस्था आ गई, श्वेत ग्रंथियां, तैलीय ग्रंथियां आप एक्टिव हो गई, तो वो कीले होंगे, डेफिनेट है। हाँ, कुछ एक हजारों में से एक दो बच्चों के ऐसा नहीं हो पाता है कि वो एक्टिव नहीं हो और कीले वगैरह नहीं हो, बाकी सब के होता है, चाहे लड़की हो चाहे लड़का हो। पिंपल्स वगैरह ये सब के होता है 13 से 18 वर्ष की एज के अंदर, 18-19 वर्ष की जो एज होती है उसमें डेफिनेट होता है, और इसी एज के अंदर नहीं होता है तो 18 से 21 वर्ष तक तो डेफिनेट हो ही जाता है, ठीक है ना। क्या हो जाता है? डेफिनेट ये ऐसा हो ही जाता है। ध्यान रहे, कोई सी भी क्रीम लगाने से कोई फायदा नहीं है ना। मैं बोल रहा था ना भाई, क्रीम लगा लेता गोरा हो जाता है, मजा आ जाता है, गोरा हो जाता फिर चोखा दिखता, अरे ऐसा कुछ नहीं, ठीक है ना। आप लोग कितनी अच्छी क्रीम लगा लो, कुछ नहीं होने वाला, वो स्किन को कमजोर कर देती है, क्योंकि केमिकल्स वगैरह होते हैं उसके अंदर। हाँ, कुछ एक हद तक क्या होते हैं, वो फायदा देती है, लेकिन अगर स्कार्स हो जाते हैं, माने पिंपल्स हो जाते हैं, काले काले धब्बे हो जाते हैं, तो उनको क्या होती है, वो हटा देती है। लेकिन वो है, क्या बोलते हैं, जो गांठ पड़ जाती है या वो तो होगी डेफिनेट, वो रुकेगी नहीं, किसी भी क्रीम से नहीं रुकेगी, ठीक है ना। क्योंकि श्वेत ग्रंथियां क्या हो जाती है, एक्टिव हो जाती हैं, और अपने चेहरे पर फुंसियां आना स्वाभाविक होगी, कुछ न कोई नहीं रोक सकता। आगे क्या है अपने पास? जनन अंगों का विकास, ठीक है। टीनेजर के अंदर जनन अंगों का क्या होता है? विकास होता है। क्या होता है मेरे भाई? टीनेजर के अंदर जनन अंगों का विकास होता है। क्या होता है? विकास। स्वाभाविक है, होगा ही होगा, कुछ नहीं कर सकते हम, ठीक है ना। क्या होगा? स्वाभाविक है, होगा ही होगा, कुछ भी नहीं कर सकते। पिछले अध्याय में चित्र में दर्शाए गए हैं मानव जननांगों का पुनरावलोकन कीजिए, दोबारा अवलोकन कीजिए। पुनरावलोकन का मतलब होता है दोबारा अवलोकन कीजिए, ध्यान में दीजिए, ठीक है। यौनारंभ में नर जननांग जैसे कि वर्षण एवं शिशन पूर्णतः विकसित हो जाते हैं। वर्षण से शुक्राणुओं का उत्पादन भी प्रारंभ हो जाता है। लड़कियों में अंडाशय साइज में वृद्धि हो जाती है तथा अंड परिपक्व होने लगते हैं। अंडाशय से अंडाणुओं का निर्मोचन भी प्रारंभ हो जाता है, ठीक है ना। माने जो 13 साल की उम्र के अंदर जो लड़कियां होती हैं उनमें मेंस्ट्रुएशन साइकिल प्रारंभ हो जाती है, लगभग 13 से 14 वर्ष की एज के अंदर हो ही जाती है, ठीक है। जैसे ही वो परिपक्व होती है, अंडों की साइज बढ़ती है और जो उनकी अंडवाहिनियां हैं वो अंडाशय उत्पन्न करने लग जाती है, ठीक है। हर एक मंथ में एक अंडवाहिनी, क्योंकि 2 अंडवाहिनियां होती हैं, तो एक अंडवाहिनी से एक अंडा परिपक्व होकर बाहर आता है। निषेचन न होने के कारण वो गर्भाशय से बाहर आता है सफाई के लिए, तब वो ब्लड निकलता है, जिसे मेंस्ट्रुएशन साइकिल MC या फिर उसे क्या बोलते हैं, रजोधर्म कहते हैं। जैसा कि वर्षण एवं शिशन पूर्णतः विकसित हो जाते हैं, वर्षण से शुक्राणुओं को बोलते हैं, ठीक है, क्या बोलते हैं, स्पर्म, क्या बोलते हैं, स्पर्म का उत्पादन भी प्रारंभ हो जाता है। लड़कियों में अंडाशय साइज में वृद्धि हो जाती है, अंड परिपक्व होने लगते हैं और अंडाशय से अंडाणुओं का निर्मोचन भी प्रारंभ हो जाता है। क्या हो जाता है? निर्मोचन भी प्रारंभ होने लग जाता है। आगे लीजिए। मानसिक, बौद्धिक एवं संवेदनात्मक परिपक्वता प्राप्त होना। किशोरावस्था के अंदर देखो, मानसिक माने दिमाग पर भी इफेक्ट पड़ता है, बौद्धिक माने मानसिक और बौद्धिक एवं संवेदनात्मक परिपक्वता प्राप्त होना। किशोरावस्था व्यक्ति के सोचने के ढंग में परिवर्तन की अवधि भी है। पहले की अपेक्षा किशोर अधिक स्वतंत्र एवं अपने प्रति अधिक सचेत होता है। इसमें बौद्धिक विकास भी होता है तथा वे सोचने विचारने में काफ़ी समय लेते हैं। वास्तव में किसी व्यक्ति के जीवन में यह वह समय है जब उसके मस्तिष्क की सीखने की क्षमता सर्वाधिक होती है। मान किशोर अवस्था में अगर वो टीनेजर है तो उस अवस्था में वो बहुत ज़्यादा सीखने की क्षमता रखता है। लेकिन कुछ एक बच्चे क्या होते हैं, टीनेजर में पढ़ते नहीं, मज़ा वो सोचते हैं जिंदगी में एक बार आए मज़े लेना है, ऐसा कुछ नहीं बेटा, ठीक है। अगर आप लोग टीनेजर में अगर ढंग से नहीं पढ़े तो आगे आप पढ़ भी नहीं सकते। टीनेजर जाने के बाद
ज़्यादा समय ज़्यादा ध्यान देना पड़ता है, तब जाकर आप स्टडी कर पाते हैं। लेकिन टीनेजर में यदि आप लोगों ने सही से पढ़ लिया तो बहुत मस्त तरीके से आप लोग सही सीख पाएंगे, क्योंकि उस टाइम पर आपकी जो माइंड है ज़्यादा एक्टिव रहता है। कभी कभी यद्यपि किशोर शारीरिक एवं मानसिक परिवर्तनों के प्रति अपने आप को ढालने हेतु प्रयास करता हुआ स्वयं को असुरक्षित महसूस करता है, परंतु किशोर होने के नाते आपको समझना चाहिए कि असुरक्षित महसूस करने का कोई कारण नहीं है। ये परिवर्तन प्राकृतिक हैं जो शारीरिक वृद्धि के कारण उत्पन्न हो रहे हैं। ठीक है ना। चलिएगा आगे है गौण लैंगिक लक्षण। गौण लैंगिक लक्षण क्या है? आप अध्याय 6 में पढ़ चुके हैं कि वर्षण मानी टेस्टिस और अंडाशय से जनन अंग है। ये युग्मक अर्थात शुक्राणु एवं अंडाणु उत्पन्न करते हैं। युवावस्था में लड़कियों में स्तनों का विकास होने लगता है और लड़कों में चेहरे पर दाढ़ी मूंछ आना प्रारंभ हो जाता है। क्या हो जाता है? दाढ़ी मूंछ आना प्रारंभ हो जाता है। कहाँ आने लग जाते हैं? चेहरे पर आने लग जाते हैं। जगदम्बे आगे लीजिए। मानी पर बाल उगने लगते हैं अर्थात दाढ़ी मूंछ आने लगती है। ये लक्षण क्योंकि लड़कियों को लड़कों से पहचानने में सहायता करते हैं, अतः इन्हें गौण लैंगिक लक्षण कहते हैं। लड़कों के सीने पर भी बाल आ जाते हैं। लड़कों एवं लड़कियों दोनों में ही बगल और जांघ के ऊपर अथवा प्यूबिक क्षेत्र में भी बाल आने लग जाते हैं। ठीक है ना। प्यूबिक क्षेत्र में भी क्या आने लग जाते हैं? बाल आने लग जाते हैं। मानी जननांगों पर भी क्या बाल आने लग जाते हैं इस एज के अंदर। आगे क्या बोल रहा है? भुजों और पहली दोनों ही जानना चाहते हैं कि यौनारंभ में होने वाले इन परिवर्तनों का प्रारंभ कौन करता है। तो ये देखो कौन करता है भाई इनका प्रारंभ। किशोर अवस्था में होने वाले परिवर्तन हार्मोन द्वारा नियंत्रित होते हैं। भाई किशोर अवस्था के अंदर जो परिवर्तन हो रहे हैं, दाढ़ी मूंछें आ रही है, वॉइस चेंज हो रही है, ठीक है, काफी सारे हो रहे हैं। तो इन हार्मोनों के कारण ही तो परिवर्तन होते हैं, और इनको कंट्रोल भी कौन करता है? हार्मोन ही करते हैं, है ना। कौन करता है? कंट्रोल भी हार्मोन ही करते हैं। हार्मोन रासायनिक पदार्थ है। हार्मोन जो है रासायनिक पदार्थ है, माने केमिकल पदार्थ है, लेकिन केमिकलों से बने नहीं होते हैं, वो नेचुरली अपनी बॉडी में बने होते हैं। ठीक है ना। यह है अंतःस्रावी ग्रंथियों अथवा अंतःस्रावी तंत्र द्वारा स्त्रावित होते हैं। हमारे शरीर के अंदर जो ग्रंथियां हैं अंतःस्रावी ग्रंथियों का मतलब होता है वे ग्रंथियां जिनके स्त्रावण को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए क्या होती है? नलियां बनी रहती हैं, वेसल्स बनी रहती हैं, वो अंतःस्रावी ग्रंथियां कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं? अंतःस्रावी ग्रंथियां कहलाती। और वे ग्रंथियां जो डायरेक्ट अपने उत्पाद को ब्लड में डालती हैं वो बाह्यस्रावी ग्रंथियां कहलाती हैं, या नलिका विहीन ग्रंथियां कहलाती हैं। अंतःस्रावी तंत्र द्वारा स्त्रावित किए जाते हैं। यौनारंभ के साथ ही वर्षण माने टेस्टिज, पौरुष में हार्मोन टेस्टोस्टेरोन स्त्रावित करता है। माने जो टेस्टिज है कौन सा हार्मोन स्त्रावित करता है? टेस्टोस्टेरोन। और टेस्टोस्टेरोन के कारण ही हमारी बॉडी में जो मूलभूत बदलाव होते हैं किशोर अवस्था में, वो इसी हार्मोन के कारण होते हैं। का स्त्रावण प्रारंभ कर देते हैं। यह लड़कों में परिवर्तनों का कारक है, जिसके बारे में आपने अभी अभी पढ़ा है। उदाहरण के लिए चेहरे पर बालों को आना, लड़कियों में यौनारंभ के साथ अंडाशय, स्त्री में हार्मोन अथवा एस्ट्रोजन। माने स्त्री के अंदर जो हार्मोन होता है एस्ट्रोजन होता है। क्या होता है? एस्ट्रोजन। क्या होता है? एस्ट्रोजन होता है। क्या होता है? स्त्री हार्मोन या एस्ट्रोजन होता है। क्या होता है? स्त्री हार्मोन या एस्ट्रोजन होता है। या क्या होता है? स्त्री हार्मोन या एस्ट्रोजन होता है। इसी के कारण ही जो लड़कियां हैं इनमें दूध ग्रंथियां क्या होती है? परिपक्व होती हैं, विकसित होते हैं। इससे स्तन विकसित होते हैं। माने इस हार्मोन से क्या होता है? स्तन विकसित हो जाते हैं। दुग्ध स्त्रावित ग्रंथियां अथवा दुग्ध ग्रंथियां स्तन के अंदर विकसित होती हैं। कहाँ विकसित होती हैं? स्तन के अंदर विकसित होती हैं। और इन हार्मोन के उत्पादन का नियंत्रण एक अन्य हार्मोन द्वारा
किया जाता है, जो कि कौन सी है, पीयूष ग्रंथि। पीयूष ग्रंथि का दूसरा क्या नाम है, पिट्यूटरी ग्रंथि। कौन सी ग्रंथि, पिट्यूटरी ग्रंथि। और पिट्यूटरी ग्रंथि का एक और नाम है मास्टर ग्रंथि। क्या बोलते हैं इसको, मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं, दिमाग की मास्टर ग्रंथि कहते हैं इसे, है ना। क्या बोलते हैं, मास्टर ग्रंथि भी इसे कहते हैं। 3 नाम है, पिट्यूटरी ग्रंथि, पीयूष ग्रंथि और मास्टर ग्रंथि द्वारा स्त्रावित होते हैं। नाम तो काफी सारे हैं भाई इसके, हैं। आगे भाई, आगे क्या है, जनन प्रकार्य प्रारंभ करने में हार्मोन की भूमिका। भाई जो जनन कार्य करने में प्रकार्य होता है, उसको करने में अपने हार्मोन की क्या भूमिका है, अपने जो हार्मोन है उनकी क्या भूमिका है, उनकी क्या भूमिका है, ठीक है ना, क्या भूमिका है। तो अंतःस्रावी ग्रंथियां हार्मोन रुधिर प्रवाह में स्रावित करती हैं, जिससे वह शरीर के विशिष्ट भाग अथवा लक्ष्य स्थान तक पहुंच सके। लक्ष्य स्थान हार्मोन के प्रति अनुक्रिया करता है। क्या करता है, अनुक्रिया करता है। हमारे शरीर में अनेक अंतःस्रावी ग्रंथियां हैं। उदाहरण के लिए वर्षण हो गए, जिसे टेस्टिस बोलते हैं इंग्लिश में। अंडाशय हो गया, माने जिसे क्या बोलते हैं, और जिसे लैंगिक हार्मोन स्त्रावित होते हैं। अंडाशय से क्या होते हैं, लैंगिक हार्मोन स्त्रावित होते हैं। क्या होते हैं मेरे भाई, लैंगिक हार्मोन स्त्रावित होते हैं। क्या होते हैं, लैंगिक हार्मोन स्त्रावित होते हैं। क्या होते हैं, लैंगिक हार्मोन स्त्रावित होते हैं। चलिएगा आगे चले, मजा आ रहा ना पढ़ने में, सीख रहे हैं नहीं सीख रहे आप लोग। चलिएगा आगे अपने पास क्या है मेरे भाई, आगे है कि आपने अभी अभी पढ़ा है कि यह हार्मोन गौण लैंगिक लक्षणों के लिए उत्तरदायी है। लैंगिक हार्मोन भी पीयूष ग्रंथि द्वारा स्त्रावित हार्मोन के नियंत्रण में है। पीयूष ग्रंथि अनेक हार्मोन स्त्रावित करती हैं। उनमें से एक हार्मोन अंडाशय में अंडाणु एवं वर्षण में शुक्राणु के परिपक्व होने को नियंत्रित करता है। क्या करता है, नियंत्रित करता है। चलेगा आगे चलें। पीयूष ग्रंथि से स्त्रावित हार्मोन जननांगों को टेस्टोस्टेरोन, माने पीयूष ग्रंथि से स्त्रावित हार्मोन जननांगों को टेस्टोस्टेरोन हार्मोन या पुरुष या नर में तथा और एस्ट्रोजन मादा में होता है। एस्ट्रोजन किस में होता है, मादा में होता है। एस्ट्रोजन किस में होता है, मादा में होता है। स्त्रियां स्त्रावित करने के लिए उद्दीपित करता है। क्या करता है, उद्दीपित करता है। आगे क्या है, माने जो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन है या फिर जो पीयूष ग्रंथि से निकलने वाला हार्मोन है, वो माइंड के अंदर जो अपना हार्मोन होता है, पिट्यूटरी ग्रंथि से निकलने वाला हार्मोन है, वही उसको जाकर जगाता है कि भाई आजा स्त्रावित हो जा, ठीक है ना। जो माइंड के अंदर होता है, वो माइंड में कौन सा होता है, पिट्यूटरी ग्रंथि होती है, जिसे मास्टर ग्रंथि कहते हैं। उसकी आकृति अपने मटर के दाने के बराबर होती है। इतनी सी ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि पूरे दिमाग को हिला के रख देने वाली ग्रंथि है वो। रुधिर प्रवाह में स्त्रावित किया जाता है तथा शरीर के विभिन्न भागों माने लक्ष्य स्थान तक पहुंचाता है। कहाँ पहुंचाता है, लक्ष्य स्थान तक पहुंचाता है। फिर यौन आरंभ के समय शरीर में परिवर्तनों को उद्दीपित करता है। क्या करता है, उद्दीपित का मतलब होता है जगाता है। उद्दीपित का मतलब क्या होता है, जगाता है कि भाई तू काम करना प्रारंभ कर दे, अब तेरा समय हो गया है। आगे है यौनारंभ में शारीरिक परिवर्तन होने द्वारा नियंत्रित। आगे पहली और बुझो आप समझ गए हैं कि यौनारंभ व्यक्ति में जनन अवधि का प्रारंभ है। जब व्यक्ति जनन की क्षमता प्राप्त करता है, परंतु वे जानना चाहते हैं कि क्या जनन काल एक बार प्रारंभ होने के बाद जीवन पर्यंत चलता रहता है या कभी समाप्त होता है, चलेगा और भी क्या खत्म हो गया है अभी। आगे अपने मानव में
जनन काल की अवधि। भाई मानव में जनन काल की अवधि कितनी है उसको हम समझ लेते हैं। मानव में जनन काल बोली समय, काल बोले तो समय, समय है। जनन काल माने क्या होता है? समय, ठीक है ना। काल माने क्या होता है? समय। जनन का मतलब होता है बच्चे उत्पन्न करना, ठीक है। बच्चे उत्पन्न करने का क्या समय है उसके बारे में। माने जब किशोरों के वर्षण माने टेस्टिज अंडाशय से युग्मक उत्पादित करने लगते हैं, अंडाशय से क्या करने लगते हैं? उत्पादित करने लगते हैं और लगते हैं, तब वे जनन के योग्य हो जाते हैं। माने अंडाशय से जब अंडे उत्पन्न करने लग जाते हैं मादा में, तब वो जनन के योग्य हो जाते हैं। लेकिन ये तो 13 वर्ष में हो जाते हैं, तब तो जो किशोरियां हैं उनकी आयु कम रहती है। अगर इस उम्र में यदि बच्चे पैदा करने लग गई किशोरियां, तो किशोरियों की डेथ की संभावना ज़्यादा रहती है, क्योंकि बोला जाता है कच्ची उम्र है, शरीर छोटा है, ठीक है। इसके कारण वो बच्चों को सही से जन्म नहीं दे सकते। बच्चे को जन्म भी दे दे तो मृत्यु होने के चांसेस ज़्यादा हैं। इसीलिए गवर्नमेंट ने जो बच्चों की शादी के जो रूल बनाए 18 और 21 का रेशियो बनाया है, जिससे कि 18 साल से कोई भी माता या कोई भी बहन जो है वो बच्चे पैदा नहीं कर सके, ठीक है। अगर करने की ऐसा होता है जिससे कि पहले शादी हो जाती है, और तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है? डेथ होने की संभावना ज़्यादा रहती है ना। तो पहले के समय में ऐसा ही हुआ करता था, जिससे कि ये मानो कि काफ़ी सारा जो रेशियो है, माने जो डेथ है वो जो माताओं का डेथ का जो रेशियो होता है लगभग 1-2% से भी ज़्यादा, माने 5% तो तभी उनकी डेथ हो जाती थी माताओं की। किस कारण से? बच्चे को जन्म देते समय, है ना। प्रसव पीड़ा को वो सहन नहीं कर पाती हैं, प्रसव पीड़ा को सहन नहीं कर पाती, इस कारण से उनकी डेथ हो जाती थी। तो इसीलिए बाल विवाह को सरकार ने बंद किया, स्टॉप किया, और उसके खिलाफ कानून लेकर आई। अगर कोई बाल विवाह करता पाया जाता है तो उसके खिलाफ आप एक्शन ले सकते हैं, कोई भी शिकायत कर सकते हैं। खुद यदि लड़की 18 साल से कम उम्र की है तो वो अपने विवाह के लिए भी क्या कर सकती हैं? पुलिस को सूचित कर सकती हैं। फिर बाकी जिम्मेदारी पुलिस की है ना, प्रशासन की है कि उसका विवाह रुकवाने की, ठीक है। अगर फिर भी लोग नहीं मान रहे हैं तो गवर्नमेंट या फिर जो पुलिस है उनको जेल में डालने की भी संभावना, मतलब जेल में डाल भी देगी, ऐसा नहीं है। अगर शादी किसी ने करवा दी तो सीधा जेल है, अगर शिकायत पहुंच गई तो, है ना। तो लड़कियों की जल्दी शादी न करें 18 साल से पहले, ठीक है, क्योंकि वो अपरिपक्व होती है, मानी जो उनकी जनन क्षमता है उनमें कमी रहती है, और इस कारण से उनका जो डेथ रेशियो वो ज़्यादा रहता है। हाँ, माने बच्चे को जन्म देते टाइम माता की डेथ हो जाती है, प्रसव पीड़ा सहन नहीं कर पाती है, इसी कारणवश, ठीक है। तो गवर्नमेंट ने काफ़ी अच्छे रूल बनाए हैं, होने भी चाहिए, जिनसे माताओं की सुरक्षा रहे, ठीक है ना। आगे क्या है? जब किशोरों के वर्षण और अंडाशय युग्मक उत्पादित करने लगते हैं, तब वे जनन के योग्य हो जाते हैं। युग्मक की परिपक्वता एवं उत्पादन की क्षमता पुरुषों में स्त्रियों की अपेक्षा अधिक अवधि तक रहती है। स्त्रियों में जननावस्था का प्रारंभ यौनारंभ का मतलब 10 से 11 वर्ष या 12 वर्ष की आयु से ही प्रारंभ हो जाता है। सामान्यतः 45 से 50 वर्ष तक की आयु तक चलता रहता है। माने एक माता 45 से 50 वर्ष तक ही अपने बच्चों को जन्म दे सकती है। उसके बाद से जो अंडवाहिनी है अंडाशय उत्पन्न करना बंद कर देती है, और जब अंडाशय ही उत्पन्न नहीं होगा तो जो टेस्टिस से उत्पन्न हार्मोन है, ठीक है, हार्मोन है, या फिर उसे क्या बोलेंगे आप? वर्षण हार्मोन, है ना, या क्या बोलते हैं उसको? टेस्टोस्टेरोन हार्मोन, या फिर क्या बोल सकते हैं उसको? भूल गया, दिमाग से गायब भी हो गया। बोलो कहाँ गया? शुक्राणु, ठीक है ना, शुक्राणु वो जाकर संलयित नहीं होंगे, और संलयित नहीं होंगे माने मिलेंगे नहीं, जुड़ेंगे नहीं, और मिलेंगे नहीं, संलयित नहीं होंगे तो बच्चा पैदा नहीं होगा, ठीक है ना। तो ऐसा 45 या 50 वर्ष तक ही संभव है आंकड़ों के हिसाब से, मानी रिटर्न के हिसाब से। अदरवाइज वैसे तो कुछ भी हो सकता है बाय चांस, ठीक है ना। अभी अभी एक 55 वर्ष से भी ज़्यादा उम्र की माँ ने एक बच्चे को जन्म दिया है पंजाब के अंदर, ठीक है ना। पंजाब के अंदर एक माता ने एक बच्चे को जन्म दिया, लेकिन शायद 60 वर्ष की थी माता ना
उसने अपने एक बच्चे को जन्म दिया है। कारण था उसका कि उनका जो बेटा था उसकी डेथ हो गई थी, तो उनके और कोई बेटा था नहीं, तो इसी कारण से उन्होंने एक बच्चे को और जन्म दिया, है ना। चलेगा, चलता है। और यौनारंभ पर अंडाणु परिपक्व होने लगते हैं। अंडाशयों एवं में एक अंडाणु परिपक्व होता है तथा लगभग 28 दिन से 30 दिन के अंतराल पर किसी एक अंडाशय द्वारा निर्मोचित होता है। क्या होता है? निर्मोचित होता है, उत्पन्न होता है। इस अवधि में लगभग गर्भाशय की दीवार मोटी हो जाती है। इस अवधि में क्या हो जाती है, जब अंडाशय से अंडा उत्पन्न होता है, उस टाइम पर जो गर्भाशय की दीवार है वो क्या हो जाती है, मोटी हो जाती है, ठीक है ना, माने उसकी थिकनेस बढ़ जाती है, जिससे वह अंडाणु के निषेचन के पश्चात युग्मज को ग्रहण कर सके। इसके फलस्वरूप गर्भधारण होता है। यदि अंडाणु का निषेचन नहीं हो पाता, तब उस स्थिति में अंडाणु तथा गर्भाशय का मोटा स्तर उसकी रुधिर वाहिकाओं सहित निस्तारित हो जाता है। क्या हो जाता है? निस्तारित हो जाता है। क्या हो जाता है? निस्तारित हो जाता है। और इससे स्त्रियों में रक्तस्राव, क्या होता है? रक्तस्राव माने रक्त उत्पन्न होता है, और जिसे हम क्या बोलते हैं? ऋतुस्राव। क्या बोलते हैं? ऋतुस्राव बोलते हैं, रंजोधर्म बोलते हैं, मेंस्ट्रुएशन साइकिल बोलते हैं, और शॉर्ट में बोलते हैं MC, मेंस्ट्रुएशन साइकिल, ठीक है, जिसे रक्तस्राव अथवा रंजोधर्म बोलते हैं, या MC या मेंस्ट्रुएशन साइकिल इसे हम कहते हैं, ठीक है ना। क्या बोलते हैं? मेंस्ट्रुएशन साइकिल इसे हम कहते हैं। 28 से 30 दिन में एक बार होता है। पहला ऋतुस्राव यौनारंभ में होता है, जिससे रंजोदर्शन, जो पहला होता है उसे क्या बोलते हैं? रजोदर्शन कहते हैं। पहला होता है उसे क्या बोलते हैं? रजोदर्शन कहते हैं। लगभग 45 से 50 वर्ष की आयु में ऋतुस्राव होना रुक जाता है। ऋतुस्राव के रुक जाने को रजोनिवृत्ति क्या कहते हैं? उसे रजोनिवृत्ति कहते हैं। क्या कहते हैं उसे? रजोनिवृत्ति कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? रजोनिवृत्ति कहते हैं। प्रारंभ में ऋतुस्राव चक्र अनियमित होते हैं, माने स्टार्टिंग में अनियमित होते हैं, कंटिन्यू नहीं होते हैं। कंटिन्यू का मतलब है अगर पहली बार मान लीजिए 1 तारीख को आया है तो जरूरी नहीं 28 को आए, जल्दी भी आ सकता है, लेट भी आ सकता है। तो स्टार्टिंग में ये टाइम टू टाइम नहीं आता है, तो ये 28 से 30 दिन का एक प्रोसेस होता है ना। चलिए आगे। तथा इसके नियमित होने में कुछ समय लग सकता है। मान नियमित होने में क्या हो सकता है? कुछ समय लग सकता है, माने प्रत्येक में 28 से 30 दिन का जो गैप है वो कुछ समय बाद होता है ना। पर्टिकुलर फर्स्ट टाइम पर ऐसा नहीं होगा कि पर महीने में ही 28 या 30 दिन के अंदर प्रारंभ हो जाए। ऐसा हो सकता है कि यदि ब्लड की कमी हो या फिर HB की कमी हो तो ज़्यादा दिन भी हो सकते हैं। पहली कहती है कि स्त्रियों में जनन काल की अवधि रजोदर्शन से रजोनिवृत्ति तक होती है। क्या वह सही है? बिल्कुल सही है। लेकिन क्या है, स्टार्टिंग में जो रजोदर्शन है तब माता परिपक्व नहीं रहती है, ठीक है, पूरी तरीके से, इसलिए बच्चे को जन्म तो दे सकती है, लेकिन जन्म देने पर उनकी डेथ होने की संभावना ज़्यादा रहती है, ठीक है, क्योंकि प्रसव पीड़ा को वो सहन नहीं कर पाती है। ऋतुस्राव चक्र का नियंत्रण हार्मोन द्वारा होता है। इस चक्र में अंडाणु का परिपक्व होना, इसका निर्मोचन, गर्भाशय की दीवार का मोटा होना एवं निषेचन न होने की स्थिति में उसका टूटना शामिल है। यदि अंडाणु का निषेचन हो जाता है तो वह विभाजन करता है। क्या करता है? डिवीजन करता है, ठीक है। जैसे निषेचन हो गया माने जो शुक्राणु से शुक्राणु अंडाणु को निषेचित कर देता है, तो उसके अंदर जो है, जो कोशिका है, वो क्या हो जाती है? विभाजन होना स्टार्ट हो जाती है, ग्रोथ करना स्टार्ट कर देती है, और क्या बनाती है? जायगोट बनाती है, युग्मज बनाती है। क्या बनाती है? जायगोट बनाती है, युग्मज बनाती है, तथा गर्भाशय में विकास के लिए स्थापित हो जाता है, ठीक है। जैसा कि आप पिछले अध्याय में पढ़ चुके हैं। क्या कर चुके हैं? आप पिछले अध्याय में पढ़ चुके हैं। संतति का लिंग निर्धारण, संतति का लिंग निर्धारण। अब भाई कैसे कहें कि लड़का ही होगा, कैसे कहें लड़की ही होगी, है ना। ऐसा तो है नहीं कि भाई किसी के पास जादू हो कि बता दे कि भाई इस महिला के लड़का होगा या इस महिला की लड़की होगी, कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना। क्या हो सकता है
कुछ भी हो सकता है, लड़का भी हो सकता है, लड़की भी हो सकती है, एक लड़का और एक लड़की दो भी हो सकते हैं, दोनों लड़कियां भी हो सकती है, दोनों लड़के भी हो सकते हैं, यदि एक से ज़्यादा गर्भ के अंदर बच्चे हैं तो। लेकिन हम परफेक्टली नहीं कह पाते हैं, और इसके लिए माता बिल्कुल भी जिम्मेदार नहीं होती है कि एक लड़का ही हुआ है या एक लड़की ही हुई है। ये केवल किस पे डिपेंड करता है, पिता पर डिपेंड करता है कि माने इसमें जो पूरी भागीदारी रहती है पिता की रहती है, ठीक है ना। तो हमारे घरों के अंदर ऐसी धारणाएं बनी हुई रहती हैं कि जिनके लड़कियां होती रहती हैं, उनकी सासुएं उनको निकाल देती हैं, छुट्टी कर देती हैं, अच्छे से नहीं रखती है ना, प्यार से नहीं रखती हैं। तो ऐसा तो ठीक बात नहीं है, क्योंकि गलतियां तो उनकी है नहीं, पर करे क्या, लोग समझेंगे थोड़ी, लोग नहीं समझेंगे, लोग है ना मूर्ख हैं, मूर्ख लोगों को कितना ही समझा लो नहीं समझेंगे, जो भेदभाव करते हैं। मानी संतति का लिंग निर्धारण किस प्रकार होता है, अब जरा समझें। आगे क्या है, मैंने अपनी माँ और चाची को बातें करते हुए सुना है कि मेरी चचेरी बहन का होने वाला बच्चा लड़का होगा या लड़की। मुझे यह जानने की उत्सुकता है कि इस बात का निर्धारण कैसे होता है कि निषेचन अंडाणु में लड़के में अथवा लड़की में विकसित होगा। जो निषेचित अंडाणु है, जाइगोट है, वो लड़की में विकसित होगा या लड़की में विकसित होगा, ठीक है ना। ये कौन जानना चाहते हैं, पहली और भुजो जानना चाहते हैं। तो आगे है लड़का अथवा लड़की, समझेंगे। निषेचित अंडाणु अथवा युग्मज में जन्म लेने वाले शिशु के लिंग निर्धारण का संदेश होता है। यह संदेश निषेचित अंडाणु में धागे जैसी संरचना अर्थात गुणसूत्रों में निहित होती है। उसमें सूचनाएं होती हैं कि भाई तू जा, जो होता है ना, क्या बोलते हैं, स्पर्म होता है, स्पर्म में सूचनाएं जाती हैं, जब वो निषेचित होता है तब उसमें संग्रहित जो सूचना है वही बताती है कि भाई लड़का होगा या लड़की होगी। गुणसूत्र प्रत्येक कोशिका के केंद्रक में होते हैं, जो प्रत्येक कोशिका है उसके केंद्रक में उपस्थित होते हैं। सभी मनुष्य की कोशिकाओं के केंद्रक में 23 जोड़े गुणसूत्र पाए जाते हैं। कितने जोड़े, 23 जोड़े गुणसूत्र पाए जाते हैं, मानी 46 गुणसूत्र होते हैं। कितने होते हैं टोटल, 46 गुणसूत्र होते हैं। 23 जोड़े गुणसूत्र का मतलब है टोटल अपने पास 46 गुणसूत्र होते हैं। कितने होते हैं मेरे भाई, 46 गुणसूत्र होते हैं, ठीक है ना। 2 गुणसूत्र एक जोड़ी लिंग गुणसूत्र है, मानी इनके अंदर से एक जो जोड़ी है, मानी 2 गुणसूत्र, मानी एक जो जोड़ी होती है ये होती है आपकी लिंग गुणसूत्र। क्या होती है, लिंग गुणसूत्र होती हैं, जिन्हें हम एक्स और वाई कहते हैं। क्या कहते हैं, एक्स और वाई गुणसूत्र कहते हैं। स्त्री में दोनों एक्स गुणसूत्र होते हैं। अगर स्त्री है तो उनके अंदर तो पहली बात देखो, जो 46 गुणसूत्र स्त्री के अंदर रहते हैं, इनके अंदर से जितने भी गुणसूत्र हैं पूरे के पूरे एक्स गुणसूत्र होते हैं, ठीक है ना। और इनके जो पुरुष के अंदर रहते हैं उसमें भी 46 होते हैं, लेकिन उनके अंदर से 22 जोड़े तो एक्स गुणसूत्र होते हैं और एक जोड़ा क्या होता है, वाई गुणसूत्र होता है, ठीक है ना। एक क्या होता है, एक्स वाई रहता है। माने इसके अंदर तो टोटल 46 के 46 ही ऐसे होते हैं, ठीक है। जबकि पुरुष के अंदर 22 जोड़े तो क्या होते हैं, एक्स गुणसूत्र होते हैं। और जो 23वां जोड़ा होता है उसमें एक्स और वाई गुणसूत्र होता है। क्या होता है, एक्स और वाई गुणसूत्र होता है। और जो वाई गुणसूत्र है वही जिम्मेदार होता है कि लड़का होगा या लड़की होगी, ठीक है ना। चलेगा आगे क्या है अपने पास, एक एक्स है तथा एक वाई गुणसूत्र होता है। युग्मक अंडाणु या शुक्राणु में गुणसूत्रों का एक जोड़ा होता है। अनिषेचित अंडाणु में सदा एक एक्स गुणसूत्र होता है। जो अनिषेचित अंडाणु होगा उसमें सदा क्या रहेगा, एक एक्स गुणसूत्र होता है। परंतु शुक्राणु 2 प्रकार के होते हैं, जिसमें परंतु जो शुक्राणु होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं, जिसमें एक्स गुणसूत्र और दूसरे में एक तो क्या होता है, एक्स गुणसूत्र, दूसरा वाई गुणसूत्र होता है। चित्र 7.4 को देखिए। जब एक्स गुणसूत्र वाला शुक्राणु अंडाणु को निषेचित करता है तो युग्मज में
दो एक्स गुणसूत्र होते हैं, दो एक्स गुणसूत्र होते हैं, वह मादा शिशु में विकसित होगा। वह किस में होगा? मादा शिशु में विकसित होगा। निषेचित करने वाले शुक्राणुओं में वाय गुणसूत्र है तो युग्मज क्या होगा? नर में विकसित होगा। किस में विकसित होगा? नर में विकसित होगा। जरा देखिएगा, अपने पास क्या है? ये गुणसूत्र, ठीक है ना? क्या है अपने पास? ये वाले गुणसूत्र है। जरा समझिएगा इसको सही से कि अपने पास एक तो वाय गुणसूत्र और ये है एक्स गुणसूत्र। माता में तो दोनों के दोनों वाई रहते हैं, दोनों के दोनों क्या रहते हैं? वाई। पिता में जो एक जोड़ा रहता है एक्स वाई का रहता है। क्या रहता है? एक्स वाई का रहता है। अगर माता से ठीक है ना, ये एक्स रहता है ना, शुक्राणु इधर देखिए, इधर माता है ना, ठीक है। इसका एक चार्ट डायग्राम समझते हैं हम, थोड़ा सा इसको और छोटा बनाते हैं, जरा समझिएगा थोड़ा सा, यहां समझिएगा, ठीक है। जरा समझिए, अगर अपने पास एक क्या है? मादा है और एक क्या है? नर है, ठीक है ना। इससे जो मादा है उनके अंदर जो लास्ट जोड़ी गुणसूत्र होते हैं वो एक्स एक्स होते हैं। माने जो 23वां जोड़ा गुणसूत्र होता है 22 प्लस, ठीक है ना, 22 प्लस जो 23वां होता है वो एक्स एक्स को होता है। और पिता के अंदर जो 22 प्लस 23वां जो होता है वो एक्स वाई का गुणसूत्र होता है, ठीक है। अगर यहां से एक्स गुणसूत्र आता है और यहां से एक्स गुणसूत्र इधर से आता है तो एक्स एक्स का एक पेयर बनेगा। ये मादा को जन्म देगा। किसको देगा? मादा को जन्म देगा। और यहां से एक्स गुणसूत्र आता है, यहां से वाई गुणसूत्र आता है तो ये एक्स वाई का पेयर बनेगा। यह एक नर को जन्म देगा। किसको जन्म देगा? नर को जन्म देगा। डिपेंड करता है कि जो नर से आने वाला ये 23वां जोड़ा है उसमें एक्स गुणसूत्र आ रहा है या वाई गुणसूत्र ट्रांसफर हो रहा है। यदि वाई गुणसूत्र ट्रांसफर हो रहा है तो किसको जन्म दे देता है? वो नर को जन्म दे देता है। और एक्स गुणसूत्र यदि ट्रांसफर होकर मादा में निषेचित करता है अंडज को या अंडाणु को तो वो मादा बनेगी या मादा में विकसित होगी। ये पूरा इसका चार्ट डायग्राम था, ठीक है। आशा करता हूं आप लोग समझे होंगे इसको। चलिएगा, आप समझ लेते हैं इसको, है ना। जरा देखिए, ये अपने पास जरा देखिएगा, अपने पास यहां पे क्या है? मादा है ना। तो इधर मान लीजिए यहां पर देखो वाई इधर इधर आ रहा है, इसका मतलब यहां पर एक्स एक्स है, एक्स एक्स जोड़े हैं दो। यहाँ पर क्या है? एक्स वाई है। मानी यहाँ पर क्या है? 22 प्लस एक्स वाई है। इधर भी 22 प्लस क्या है? एक्स वाई है। मानी 22 जोड़े तो समान रहते हैं, इसमें भी 22 जोड़े और इसमें भी 22 जोड़े समान रहते हैं, ठीक है। लेकिन इनका 23वां जोड़ा क्या रहता है? भिन्न रहता है पिता का, ठीक है। और माता का तो बिल्कुल सारे के सारे सेम ही रहते हैं। तो यहां से यदि क्या आ रहा है? यहां से यदि वाई गुणसूत्र निकल के आ रहा है और यहां से यदि एक्स गुणसूत्र निकल के आ रहा है तो बनने वाला एक्स वाई का जो पेयर बनेगा इससे क्या होगा? नर उत्पन्न होगा। क्या होगा? नर या लड़का उत्पन्न होगा। और यदि यहां से क्या आ रहा है? एक्स आ रहा है, यहां से भी एक्स आ रहा है तो बनने वाला क्या होगा? मादा होगी, माने लड़की उत्पन्न होगी या लड़की का जन्म होगा, ठीक है। चलिएगा, जरा समझिएगा और थोड़ा सा। चलिए आगे अपने पास है। अब आप जान गए हैं कि जन्म से पूर्व शिशु के लिंग का निर्धारण उसके पिता के लिंग गुणसूत्रों द्वारा होता किया जाता है। यह धारणा कि बच्चों के लिंग के लिए माँ उत्तरदायित्व है पूर्णतः निराधार है, ठीक है ना। पूर्णतः क्या है? निराधार है। झूठ बात है, गलत बात है, क्या है? बिल्कुल भी गलत बात है ना। कुछ मूर्ख लोग ऐसा सोचते हैं कि इसके लिए माँ जिम्मेदार है और उस माता को ही क्या कर दिया जाता है? वहां से भगा दिया जाता है। अगर किसी माता की लड़कियां हो रही होती हैं, है ना, लोग बाग भेदभाव करते हैं, परेशान करते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। उसके लिए केवल और केवल कौन जिम्मेदार है? उसका पिता जिम्मेदार है, ठीक है ना। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। पूर्णतः क्या है? निराधार है एवं अन्याय संगत है। क्या है? अन्याय संगत है, ठीक है। चलते हैं तो आगे है लिंग।
लिंग हार्मोन के अतिरिक्त अन्य हार्मोन। भाई ये थोड़ी कि हमारे शरीर में लिंग हार्मोन ही है कि काम केवल बच्चे पैदा करने का है और कोई काम नहीं है हमारे पास। और भी काफी सारे हमारे बॉडी के अंदर गुणसूत्र होते हैं, वो अलग अलग हमारे शरीर को संतुलन बनाए रखने में, शरीर में अलग अलग कार्यों को करने के लिए उत्तरदायित्व निभाते हैं। उनके बारे में भी थोड़ा अध्ययन करते हैं। मानचित्र का पुनः अवलोकन कीजिए और पीयूष ग्रंथि द्वारा स्रावित हार्मोन जननांगों को, उनके हार्मोनों को उत्पन्न अब जरा देखिएगा अपने शरीर में कौन कौन से और हार्मोन हैं उत्पन्न करने के लिए उत्तरदायित्व है। क्या है? उत्तरदायित्व है, उनके लिए उद्दीपित करते हैं। आप पढ़ ही चुके हैं कि पीयूष ग्रंथि एक अंतःस्रावी ग्रंथि है जो मस्तिष्क से जुड़ी होती है और जिसे पिट्यूटरी ग्रंथि, मास्टर ग्रंथि या फिर क्या बोलते हैं इसको, मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं इसको, मटर के दाने के समान होती है। पीयूष ग्रंथि वृषण एवं अंडाशय के अतिरिक्त हमारे शरीर में थायराइड, अग्नाशय, एड्रिनल और अधिवक्र, एड्रिनल का मतलब होता है अधिवक्र ग्रंथि, ठीक है ना। एड्रिनल ग्रंथि जो होती है, जो अधिवक्र ग्रंथि है, जैसे कुछ अन्य अंतःस्रावी ग्रंथियां भी हैं। क्या है? अंतःस्रावी ग्रंथियां भी हैं। ये आ गए भाई अपना मानव शरीर, ठीक है। इसको छोटा बना देते हैं। इसके अंदर कौन कौन सी ग्रंथि है मैं यहीं पर ही बता दूंगा कि देखो अपने मटर के मस्तिष्क में होती है, मटर के दाने के समान होते हैं, मास्टर ग्रंथि होती है, पीयूष ग्रंथि होती है, पिट्यूटरी ग्रंथि होती है, ठीक है। ये पिट्यूटरी ग्रंथि से हार्मोन उत्पन्न होता है। थायराइड ग्रंथि से थायरोक्सिन हार्मोन उत्पन्न होता है। कौन सा? थायराइड ग्रंथि से थायरोक्सिन हार्मोन होता है। एड्रिनल ग्रंथि से एड्रिनल हार्मोन स्रावित होता है, ठीक है। जो एड्रिनल ग्रंथि होती है, अपने गुर्दे होते हैं ना, गुर्दे बोले तो किडनी है ना, साइड में होती है, इधर की साइड, पीछे की साइड ना, इधर पीछे दो किडनियां होती हैं जो कि ब्लड को छानने का काम करती है, ब्लड को छानती है और अपने शरीर में भेजती है। और उसमें जो नाइट्रोजनी पदार्थ हैं, यूरिया वाले पदार्थ है, उसको कहाँ भेजती है? टॉयलेट वाली थैली में भेजती है। तो इसके पास दो औरतें हैं, माने इनके ऊपर जो ये जो अपने पास है, इनके ऊपर एक ग्रंथि रहती है ऊपर की तरफ दोनों पर, जिसे बोलते हैं एड्रिनल ग्रंथि, अधिवक्र ग्रंथि बोलते हैं। ये क्या करती है? ये एड्रिनल हार्मोन उत्पन्न करती है। एड्रिनल ग्रंथि एड्रिनलिन हार्मोन उत्पन्न करती है। आगे आगे अग्नाशय ग्रंथि, जो अग्नाशय ग्रंथि है आपका इंसुलिन उत्पन्न करती है। क्या? इंसुलिन उत्पन्न करती है पैनक्रियाज से, ठीक है ना। क्या? पैनक्रियाज से इंसुलिन उत्पन्न करती है। आगे है आपके पास स्त्रियों में अंडाशय से कौन सा उत्पन्न करती हैं? एस्ट्रोजन हार्मोन उत्पन्न करती हैं। कौन सी होती है? एस्ट्रोजन हार्मोन करती हैं। और पुरुष के अंदर होते हैं टेस्टी, जो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन उत्पन्न करती हैं, ठीक है। तो ये काफी सारे अपने पास क्या थे? हार्मोन्स थे जो हमारे बॉडी के लिए बहुत ज्यादा उपयोगी काम के हैं, है ना। एड्रिनलिन हार्मोन से निकलने वाला जो है एड्रिनल, क्रोमोरो हार्मोन भी इसे कहते हैं। क्या बोलते हैं? क्रोमोरो हार्मोन इसे कहते हैं। ये हमारे संकट के समय उत्पन्न होता है। अगर हमें शेर दिख जाए और हमारी बस की नहीं हो चालने की, उस टाइम पर हमारी बॉडी के अंदर इतनी ताकत आ जाती है कि हम उड़कर दूर भाग जाते हैं। उड़कर का मतलब है बहुत तेज गति से दूर भागते हैं। अगर हमारे सामने कोई लठ लेकर आ जाए तो हम भी उसे लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं, भले हमें कुछ जान ही नहीं हो। तो कौन काम करता है उस टाइम पर? एड्रिनलिन ग्रंथि काम करती है। एड्रिनल ग्रंथि काम करती है, एड्रिनलिन हार्मोन उत्पन्न करती है, वो होती है क्रोमोरो हार्मोन। मर जा या मार जा, काम खत्म, ठीक है। उसके बाद होती है अपने अग्नाशय ग्रंथि। अग्नाशय ग्रंथि को पैनक्रियाज भी बोलते हैं। ये हमारे इंसुलिन उत्पन्न करता है। ये इंसुलिन क्या करता है कि जो हमारे ब्लड के अंदर जो शुगर है उसको कंट्रोल करता है। क्या करता है? ब्लड शुगर को कंट्रोल करता है और हमें मीठी मीठी बीमारी से बचाता है। माने शुगर वाली बीमारी से क्या करता है? हमें बचाता है। शुगर वाली बीमारी से क्या करता है? हमें बचा लेता है। कौन सी बीमारी से बचा लेता है? शुगर वाली बीमारी से बचा लेता है और हमें शुगर नहीं होने देता है। और यदि अपने शुगर हो जाए तो फिर तो मामला फिट हो गया। इंसुलिन के इंजेक्शन ठोकता है फिर डॉक्टर अपने। क्या ठोकता है? इंसुलिन के इंजेक्शन। कभी इधर ठोकेगा, कभी इधर ठोकेगा, कभी इधर, है ना। फिर परेशान होके भाई तू ले जा रे इंसुलिन के सुई ले जा, तू ही ठोक लिया कर साइड में, कभी इधर कभी इधर, ठीक है। तो वो उसी को दे देता है। और क्यों होती है? क्योंकि हमारे शरीर के अंदर जब ब्लड शुगर कंट्रोल नहीं होता है, वो इंसुलिन के कारण ही होता है। इंसुलिन की कमी के कारण ब्लड शुगर कंट्रोल नहीं होता है, और ब्लड शुगर कंट्रोल नहीं होता तो ज़्यादा हो जाता है। और जब ज़्यादा शुगर हो जाता है अपनी बॉडी में काफ़ी सारे रोग उत्पन्न हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। तो इसीलिए हमें व्यायाम करने चाहिए, योगा करने चाहिए, दौड़ करनी चाहिए, मेहनत करनी चाहिए, है ना। मैं नहीं करता तो हो सकता है
है ना। ठीक है, पर करनी चाहिए ना। चलिए, लो भाई, आगे क्या है। भुजो पहली को याद है कि एक बार जब वह अपनी डॉक्टर बुआ के यहाँ गए थे, तब उन्होंने वह काका नाम के एक लड़के और लड़के को देखा था जिसका गला फूला हुआ था, उभरा हुआ था। उनकी बुआ ने उन्हें बताया कि काका गोइटर नामक व्याधि से ग्रस्त है। ठीक है, देखो भाई, पहले के ज़माने के अंदर जब आयोडीन की कमी हुआ करती थी, तब हमारे गोइटर नाम की बीमारी हो जाया करती थी। कौन सी बीमारी हो जाया करती थी? गोइटर। गोइटर कौन सी बीमारी? गोइटर कौन सी है बताओ तो? हाँ, गलगंड रोग बोलते हैं जिसे। क्या बोलते हैं? गलगंड, जो गले के अंदर हो जाते हैं, गला फूल के इतना लटक जाता है नीचे तक। ठीक है ना। और वो थायराइड ग्रंथि के अंदर आयोडीन की कमी की से होता है, जिसे गोइटर रोग कहते हैं। ठीक है ना। अब आजकल तो भाई टाटा नमक ही दे रहा है। क्या दे रहा है? टाटा नमक भाई, आयोडीन युक्त नमक है। कोई बिना आयोडीन युक्त नमक भी देगा ना, वो भी बोलेगा आयोडीन युक्त नमक है, इसे खाओ, है ना, चलेगा। तो पेवर अच्छा जो नमक आ रहा है अभी किसका आ रहा है? टाटा। मैं प्रचार नहीं कर रहा, मैं पहले बता देता हूँ। ठीक है ना। लेकिन लोग लेते, पर खाता नहीं हूँ मैं टाटा नमक, है ना। खाता ही नहीं हूँ, है ही नहीं, इतने पैसे नहीं हमारे पास कि टाटा नमक खाएं, है ना। पैसे नहीं आते इतने, तो हम तो 10 रुपये वाले थैली से पार पटक लेते हैं कि 10 रुपये वाले थैली ले आओ नमक की, उसी से पार पड़ता है। सबके अंदर क्या होता है? क्या होता है? आयोडीन होता है। एक बात बताऊं, जब हम खाना बनाए ना, और हम यदि नमक को किस में डाल दे, गरम गरम का उसमें डाल दे सब्जी में, तो आयोडीन तो भाई डालते ही उड़ जाता है, गरम होते ही खराब हो जाता है, उड़ जाता है वो तो फिर बाद में डालना चाहिए ना नमक, तभी तो आयोडीन उसमें बचेगा। ठंडी ठंडी सब्जी में हम तो गरम में डालेंगे। गरम में उसका आयोडीन का गुण है, क्या गुण है कि जैसे आप उसमें डालोगे चला जाएगा उड़ के, गरम होके। ठीक है ना। क्या हो जाएगा? गरम होके चला जाएगा। फिर आप आयोडीन युक्त नमक खाओ, चाहे कोई सा भी खाओ, क्या फर्क पड़ रहा है ना। तो इसीलिए मेरे भाई, कोई सा भी नमक खाओ, कोई दिक्कत नहीं है। गरम गरम सब्जी में डालोगे तो उड़ के चला जाएगा। चलिएगा, व्याधि से ग्रस्त है जो थायराइड ग्रंथि का रोग है। काका की थायराइड ग्रंथि थायरोक्सिन हार्मोन का उत्पादन नहीं करती है। क्या नहीं करती है? थायरोक्सिन हार्मोन का उत्पादन नहीं करती है। कितना पेजवा हो गया भाई, इधर भी नहीं है, इधर है 85। एक दो और बच रहे हैं। कितने बच रहे हैं? अरे भाव, और अभी तो 3 पेज बच रहे हैं। अभी तो सब्जी वब्जियाँ खाएंगे, 4 हो गए ये तो हैं, फिर खत्म। कितने हैं? 85 चल रहा है और अभी 88। ओ माय गॉड, 4 पेज है। चलिए, आवाज के लिए थोड़ी दिक्कत आ रही हो सकती है, तो मैं पहले इसको चेंज कर लेता हूँ मेरे बैटरियों को। चलेगा भाई, चलते हैं वापस से, स्टार्ट करते हैं। आशा करते हैं वॉइस ठीक ठाक आ चुकी होगी वापस से आप सभी लोगों के पास। चलेगा, तो क्या है, काम नहीं कर रही है उनकी थायराइड ग्रंथि। उनकी बुआ ने यह भी बताया कि उनके फूफा जी मधुमेह से पीड़ित हैं, क्योंकि उनका मधुमेह का भी मैंने बताया डायबिटीज। ठीक है ना। क्योंकि उनका अग्नाशय माने पैनक्रियाज इंसुलिन हार्मोन का उत्पादन पर्याप्त मात्रा में नहीं कर रहा है। भुजो एवं पहली ने उनके दरवाजे में टंगे चार्ट में देखा, चार्ट में दर्शाए गए एड्रिनल ग्रंथि के विषय में पूछा। उनकी बुआ ने उन्हें बताया कि एड्रिनल ग्रंथि ऐसे हार्मोन स्त्रावित करती हैं जो रुधिर में नमक की मात्रा को संतुलित करती है। रुधिर में नमक की मात्रा को क्या करती है? संतुलित करती है। एड्रिनलिन नामक हार्मोन का स्त्राव भी करती है। एड्रिनलिन क्रोध, चिंता, उत्तेजना, मैंने क्या बोला था भाई?
एड्रेनलिन के काफी सारे कार्य हैं, ठीक है ना। क्या है मेरे भाई, काफी सारे कार्य है एड्रेनलिन के, है ना। तो देखो क्या क्या कार्य हैं। एड्रेनलिन क्रोध, चिंता, उत्तेजना के लिए आवश्यक तनाव के संयोजन का कार्य करती है। थायराइड एवं एड्रिनल ग्रंथि पीयूष ग्रंथि द्वारा स्रावित हार्मोन के माध्यम से प्राप्त संदेश के अनुसार ही अपने हार्मोन का स्राव करती है। पीयूष ग्रंथि वृद्धि हार्मोन उत्पन्न करती है। पीयूष ग्रंथि के लिए तो मैंने बोला ही नहीं, पीयूष ग्रंथि के बारे में तो कुछ नहीं बोला था, क्योंकि मेरे दिमाग में आया ही नहीं था कि पीयूष ग्रंथि करती क्या है, इसलिए मैंने बोला भी कुछ नहीं था। तो पीयूष ग्रंथि वृद्धि हार्मोन उत्पन्न करती है। कौन सा हार्मोन उत्पन्न करती है, वृद्धि हार्मोन उत्पन्न करती है। यदि पीयूष ग्रंथि सही से काम नहीं करेगी तो हम बड़े नहीं होंगे, इतने से रह जाएंगे चिन्ने से, है ना। जितने होंगे उतने रह जाएंगे। कुछ लोग हो जाते हैं इतने रह जाते हैं, तो या तो उनके माता पिता के कारण वो छोटे रह जाते हैं, या फिर उनकी पीयूष ग्रंथि सही से काम नहीं कर रही। पीयूष ग्रंथि कहाँ होती है, माइंड में, छोटी सी नमक की जैसी, क्या बोलते हैं ना, मटर की जैसी होती है। आ गया अपने पास। माने क्या अन्य जंतुओं में भी हार्मोन स्रावित होते हैं? क्या जनन प्रक्रिया में उनका कोई योगदान है? क्या जनन प्रक्रिया में उनका कोई योगदान है? कीट एवं मेंढक में जीवन चक्र पूर्ण करने में हार्मोन का योगदान। आप मेंढक के जीवन चक्र के विषय में भी तो पढ़ ही चुके हैं। टेडपोल को वयस्क मेंढक बनाने के लिए अनेक चरणों के से गुजरना पड़ता है। अध्याय 6 में लार्वा से वयस्क बनने के इस परिवर्तन को कायांतरण कहते हैं। काया पलट गई भाई, तो कायांतरण हो गया है। कीटों में कायांतरण का नियंत्रण कीट हार्मोन द्वारा होता है। मेंढक में थायराइड द्वारा स्रावित हार्मोन थायरोक्सिन इसका नियमन करता है। थायरोक्सिन के उत्पादन के लिए जल में आयोडीन डिन उपस्थिति आवश्यक है। क्या आवश्यक है? आयोडीन की उपस्थिति आवश्यक है। यदि जल में टेडपोल वृद्धि कर रहे हैं तो पर्याप्त मात्रा में आयोडीन नहीं हो तो टेडपोल वयस्क मेंढक में परिवर्तित नहीं हो सकते। किस में परिवर्तित नहीं हो सकते? टेडपोल मेंढक में परिवर्तित नहीं हो सकते। यदि व्यक्ति के आहार में पर्याप्त आयोडीन न हो तो ग्वाइटर रोग हो जाता है, गलगंड रोग हो जाता है। क्या हो जाता है? यदि व्यक्ति के आहार में पर्याप्त आयोडीन नहीं हो तो क्या उन्हें थायरोक्सिन की कमी के कारण ग्वाइटर रोग हो जाता है? बिल्कुल। आयोडीन की प्रॉपर कमी हो जाए, चाहे आप कितना टाटा नमक खा लो, और आयोडीन की कमी आ गई तो गलगंड हो जाएगा, मन गला फूल के नीचे लटक जाएगा। फिर अगर लटक गया तो फिर तो भाई दवाई लेनी पड़ेगी, दवाई के बिना कोई संभव नहीं है। आयोडीन की दवाएं लेनी पड़ेगी, है ना। तो भाई आयोडीन भरपूर मात्रा में खाया करो। अब आयोडीन टाटा में नहीं मिलता, सब में मिलता है ना। क्या होता है? सभी में मिलता है। टाटा में एडिशनल आयोडीन डाला जाता है, लेकिन सब्जी हो चाहे कुछ भी हो, खाना जब हम उसको गर्म करते हैं तो वो उठ जाता है। इसीलिए हमें सब्जियों को उतारने के बाद उसमें नमक डालना चाहिए, ठीक है ना, मेरे हिसाब से। ओके, चलेगा आगे है जननात्मक स्वास्थ्य। जननात्मक स्वास्थ्य क्या है भाई? कब बच्चे को जन्म देना चाहिए? व्यक्ति का कायिक एवं मानसिक विसंगति मुक्त होना उस व्यक्ति का स्वास्थ्य कहलाता है। किसी भी आयु के व्यक्ति के शरीर को स्वस्थ रखने के लिए उसे संतुलित आहार की आवश्यकता होती है। व्यक्ति को वैयक्तिक स्वच्छता एवं सफाई का नियमित रूप से पालन एवं पर्याप्त शारीरिक व्यायाम भी करना चाहिए। भाई पर्याप्त शारीरिक व्यायाम करना चाहिए, योगा करना चाहिए, ठीक है ना। व्यायाम करना चाहिए, योगा करना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति मेहनत कर रहा है, बेलदारी कर रहा है या मजदूरी वाला काम कर रहा है तो उसे योगा और व्यायाम करने की कोई ज़रूरत नहीं है। वो स्वस्थ है क्योंकि उसका सब हो जाता है वहाँ पर, ठीक है। कोई भी व्यक्ति जो रोज मेहनत का कार्य करता है उसे कुछ करने की जरूरत नहीं है, फालतू में समय बर्बाद करने की जरूरत नहीं है। वो सारे दिन मेहनत का काम करता है, वो सारे दिन उसका योगा ही हो जाता है,
ठीक है ना। वो स्पेशली योगा करने से वो स्वस्थ नहीं होगा, क्योंकि सारे दिन यदि वो दौड़ भाग का काम कर रहा है, चलने का काम कर रहा है, वजन उठाने का काम कर रहा है, मेहनत का काम कर रहा है, तो वो उसका योगा है ना। उनको योगा करने की जरूरत नहीं है। योगा और फालतू की बकवास उन लोगों को करने की जरूरत है जो मेहनत नहीं करते हैं, ठीक है ना, मेहनत नहीं करते हैं और आराम से सारे दिन जाते हैं, ऑफिस में बैठते हैं, शाम को उठ के आ जाते हैं, फिर वापस घर पे मौज करते हैं। उन लोगों को जरूरत होती है ये योगा करने की, है ना। लेकिन उन लोगों को कोई जरूरत नहीं है जो रोज मेहनत करते हैं, जैसे मजदूरी का काम करते हैं, बेलदारी का काम करते हैं, मिस्त्री का काम करते हैं, या ऐसे वर्कर का काम करते हैं जो एक जगह से दूसरी जगह पैदल चल कर क्या करते हैं, अपने सामान को बोझा उठाकर लेकर जाते हैं, मेहनत करते हैं। उनको किसी भी योगा करने की जरूरत नहीं, किसी भी तरीके का कोई व्यायाम करने की जरूरत नहीं है। वो खुद से मजबूत रहते हैं, खुद से सही रहते हैं, बिल्कुल, ठीक है ना। चलिएगा आगे। किशोर अवस्था तीव्र वृद्धि एवं विकास की अवस्था है, अतः किसी भी किशोर को आहार नियोजित अत्यंत सावधानी पूर्वक करना चाहिए। आप पढ़ ही चुके हैं कि संतुलित आहार क्या है। स्मरण कीजिए कि संतुलित आहार का अर्थ है भोजन में प्रोटीन। संतुलित आहार का मतलब ये नहीं है कि आप ठूस ठूस के खा लो, है ना। संतुलित आहार का मतलब ये कतई नहीं है कि आप ठूस ठूस के खा लो, भर भर के खा लो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। संतुलित आहार का मतलब होता है कि अपने आहार के अंदर क्या होनी चाहिए, प्रोटीन होना चाहिए। क्या होना चाहिए, प्रोटीन होना चाहिए, कार्बोहाइड्रेट्स होना चाहिए, प्रोटीन होना चाहिए, कार्बोहाइड्रेट्स होना चाहिए, वसा होनी चाहिए, विटामिन होनी चाहिए, खनिज तत्वों का पर्याप्त मात्रा में समावेश होना चाहिए, ठीक है ना। इन सभी का पर्याप्त मात्रा में क्या होना चाहिए मेरे भाई, समावेश होना चाहिए, ठीक है ना। क्या होना चाहिए, समावेश होना चाहिए। क्या आप समझे अच्छे से, बिल्कुल बढ़िया तरीके से। समावेश होना चाहिए। हमारा भारतीय भोजन जिसमें रोटी खाते हैं, मोटी मोटी, है ना, चूल्हे वाली, मजा आता है। चावल दाल एवं सब्जियां होती हैं, एवं संतुलित आहार है। दूध अपने आप में संतुलित आहार है, संतुलित भोजन। मानिए अगर आप सुबह शाम 1 गिलास दूध पी रहे हो तो समझो बिल्कुल संतुलित आहार, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप में संतुलित आहार है। फल भी हमें पोषण देते हैं। शिशुओं को माँ के दूध से संपूर्ण पोषण मिलता है। शिशुओं को माँ के दूध से क्या मिलता है, संपूर्ण पोषण मिलता है, जिसकी उन्हें जरूरत है। जिसकी उन्हें क्या जरूरत है, जरूरत है। आगे क्या है, लोह, आयरन। लोहे में क्या होता है, आयरन। रुधिर, तत्व रुधिर का निर्माण करता है, तथा लोहा प्रचुर खाद्य जैसे क्या होता है, पत्तीदार सब्जियां होती है, गुड़ होता है, मांस होता है, संतरा होता है, आंवला होता है, इत्यादि में इत्यादि किशोरों के लिए अच्छे खाद्य हैं। इत्यादि किशोरों के लिए क्या अच्छे खाद्य हैं। आपने दोपहर एवं रात्रि के भोजन के खाद्य पदार्थों की जांच कीजिए। दोपहर एवं खाद्य पदार्थों की जांच कीजिए। क्या भोजन में संतुलित पोषक हैं, क्योंकि इसमें ऐसे खाद्यान्न सम्मिलित हैं जो ऊर्जा प्रदान करते हैं। क्या इनमें दूध, मांस, नट दालें भी शामिल है, जो वृद्धि हेतु प्रोटीन प्रदान करती है। वृद्धि हेतु क्या करती है, प्रोटीन प्रदान करती है। इसमें वसा एवं शक्कर भी शामिल है, जो ऊर्जा प्रदान करती है। वसा बोले तो घी, फैट, तेल, ये सब भी होना चाहिए। शक्कर माने मीठा, ग्लूकोज भी होना चाहिए, ऊर्जा प्रदान करते हैं। फल सब्जी तो होनी ही चाहिए, मौज आ जाती है फल सब्जी खाने से, तो फले और सब्जी खाएं तो कच्ची, ठीक है। फल भी खाने चाहिए आपको रोज। सब्जियां तो खानी ही चाहिए हरी वाली, जो कि रक्षी भोजन है। चिप्स, पैक किए हुए डिब्बाबंद खाद्य पदार्थ यद्यपि स्वादिष्ट होते हैं, मजा आता है खाने में, जीभ में से पानी आ जाता है। छोटे छोटे बच्चों के मोमोज खाएंगे, मोमोज के जैसे मुंह वालों हैं, तुम्हें पता नहीं वो कितना नुकसानदायक है। उसमें मरकरी की मात्रा बहुत ज्यादा होती है, हाइजेनिक पदार्थ बहुत ज्यादा होते हैं, जो हमारी बॉडी को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाते हैं। लेकिन फिर भी हम मोमोज की मुंह वाले मोमोज खाते मानेंगे नहीं, है ना। मोमोज की मुंह वाले मोमोज खाते मानेंगे नहीं।
तो समझ जाओ पहले से ही, पहले ही यहाँ पर देखो चिप्स हुआ, पैकेज किए हुए डिब्बाबंद खाद्य यद्यपि स्वादिष्ट होते हैं, परंतु इन्हें नियमित भोजन के स्थान पर नहीं खाना चाहिए, क्योंकि इनमें पोषक मात्रा पर्याप्त नहीं होती है, पोषक मात्रा पर्याप्त नहीं होती है, और स्वाद के लिए इनके अंदर स्पेशली तरीके से चीजें डाली जाती है जो हमारे लिए नुकसानदायक होती हैं, लेकिन फिर भी हम नहीं मानते। मोमोज के मुंह वाले हैं, मोमोज खाकर ही रहेंगे, पतासी वाले मुंह है तो पतासी खाकर ही रहेंगे, है ना। अपने मित्रों के साथ एक समूह बनाइए और उन खाद्य चलेगा। तो सीखते हैं हम, अपने मित्रों के साथ एक समय बनाइए और खाद्य पदार्थों के नाम लिखिए जो आपने पिछले दिन कल या नाश्ते दोपहर के भोजन एवं रात्रिकालीन भोजन में खाए थे। उन खाद्य पदार्थों की पहचान कीजिए जो समुचित वृद्धि के लिए उत्तरदायित्व हैं। जंक फूड भी पहचान कीजिए, जंक फूड की पहचान कीजिए, और अपने पिछले दिन खाया था जंक फूड, जंक फूड की भी आपको क्या करनी है, पहचान करनी है कि कौन कौन से जंक फूड है जिनको हमें नहीं खाना चाहिए, जिनको हमें नहीं खाना चाहिए। आगे चलिए आगे पढ़ते हैं, छोड़ो इनको। आगे अपने पास देखो ये रहे, हमें कुछ लोग जो मांसाहारी हैं, मांस खाते हैं, उनको मांस से एनर्जी मिलती है। जरूरी नहीं है, मैं ये सलाह नहीं दे रहा हूँ कि आप लोग मांस खाइएगा, ठीक है, जैसी आपकी इच्छा हो वो सब खाइएगा, है ना। मांस के अलावा भी और काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं, उनके अंदर भी प्रोटीन्स होते हैं, बाकी जितने भी होते हैं सब मिलते हैं, जरूर नहीं है कि इससे मिले, है ना। आप लोग फल खा सकते हैं, सब्जियां खा सकते हैं, कैरेट खा सकते हैं, टोमेटो खा सकते हैं, एक गाजर खा सकते हैं, हरे पत्तेदार गोभी खा सकते हैं, काफ़ी सारी चीज़ें हैं। इधर आप लोग संतरे खा सकते हैं, सेब खा सकते हैं, मिल्क पी सकते हैं, अंडे भी खा सकते हैं, है ना। जो बॉडी बिल्डिंग करते हैं वो अंडे खाते हैं ज़्यादा, ठीक है ना। और इधर आपके पास राजमा है, दाल है, और खाद्य पदार्थ काफ़ी सारे हैं, ये पोषक पदार्थ है, ये आप लोग खा सकते हैं। व्यक्तिगत स्वच्छता, प्रत्येक व्यक्ति को प्रतिदिन एक बार स्नान करना चाहिए, स्नान करना चाहिए। यह किशोरों के लिए और भी आवश्यक है, क्योंकि श्वेत ग्रंथियों की अधिक क्रियाशीलता के कारण शरीर में गंध उत्पन्न होती है। क्या आ जाती है, गंध उत्पन्न हो जाती है। क्या उत्पन्न हो जाती है मेरे भाई, गंध उत्पन्न हो जाती है। क्या उत्पन्न हो जाती है, गंध उत्पन्न हो जाती है। लास्ट वाला चैप्टर वो बच रहा है इसमें। आगे अपने पास आने लगती, गंध आने लगती है। शरीर के सभी भागों को स्नान करने
ते समय भली प्रकार से धोकर करना चाहिए। यदि सफाई नहीं रखी गई तो जीवाणु संक्रमण होने का खतरा रहता है। लड़कियों को ऋतुस्राव के समय सफाई का विशेष ध्यान करना चाहिए। उन्हें अपने ऋतुस्राव चक्र का ध्यान रखते हुए स्राव के लिए तैयार रहना चाहिए। हमेशा साफ सैनिटरी नैपकिन्स अथवा घर पर तैयार किए हुए कपड़े, पैड इत्यादि का उपयोग करके आवश्यकता अनुसार 4 से 5 घंटे में नैपकिन अथवा घर पर तैयार किए गए पैड को बदलें। 4 से 5 घंटे में, यह नहीं कि ज़्यादा समय तक उसको लगाए रखें। ताज़ी हवा में आगे क्या अपने पास शारीरिक व्यायाम। ताज़ी हवा में टहलना और खेलना शरीर को सुस्त एवं स्वस्थ रखता है, चुस्त एवं स्वस्थ रखता है। सभी युवक, किशोर, लड़के एवं लड़कियां में को टहलना, व्यायाम करना एवं बाहर खेलना चाहिए। भ्रांतियां क्या हैं और असत्य अवधारणाएं क्या हैं, उनके बारे में जरा समझिएगा। मानी कक्षा 6 के अध्याय में आपने मनुष्य के जनन संबंधित वैज्ञानिक तथ्य और सिद्धांतों के विषय में पढ़ा है। ऐसे बहुत सी असत्य अवधारणाएं प्रचलित हैं जिन्हें आपको जानकर किशोर होने के नाते छोड़ना चाहिए। उदाहरण के लिए किशोरों के शारीरिक परिवर्तन संबंधित अनुभवों को लेकर अनेक भ्रांतियां एवं असत्य अवधारणाएं हैं। इनमें से कुछ को नीचे दिया गया है। इनमें से कुछ को नीचे दिया गया है, ठीक है। जैसे मान असत्य अवधारणाएं, इनमें से कुछ को नीचे दिया गया है। अब आप संबंध में तर्क प्रस्तुत कर सकते हैं। मिथ अथवा असत्य अवधारणा है जिनका कोई आधार नहीं है। जैसे ऋतुस्राव मानी एमसी के समय यदि कोई लड़की किसी लड़के को देखती है तो वह गर्भवती हो जाती है। ये मिथ अवधारणा है। क्या ये मिथ अवधारणा है? झूठी बात है। ये लोग ऐसा बोलते हैं, बिल्कुल बेकार है। संतान के लिए लिंग के लिए उनकी माँ उत्तरदायित्व, ये भी मिथ बात है। पिता उत्तरदायित्व, माता का बिल्कुल भी कोई उत्तरदायित्व नहीं है। मूर्ख लोग जरा समझ लीजिए ढंग से, ठीक है ना। जो लोग मूर्ख है उनकी बात कराओ, समझदारों के लिए नहीं, है ना। कि आप लोग बुरा मान जाओ और चैनल छोड़ के भाग जाओ, ऐसा नहीं है। आप लोगों के लिए नहीं बोल रहे, यदि समझदार है तो, और मूर्ख आप हैं तो आपके लिए बोल रहा हूँ, समझ लेना। मानी ऋतुस्राव की अवधारणा में लड़की का रसोई का काम करना अवरुद्ध माना जाता है। अगर ऋतुस्राव का मतलब है कि एमसी आ रही है और लड़की रसोई का कार्य न करे तो ठीक बात नहीं। अरे नहा धो रखा है उसने, सब कुछ कर रखा है, ठीक है, बिल्कुल साफ सुथरी, फिर क्यों नहीं करे। ऋतुस्राव होने पर क्या उसमें विशेष चीजें आ गई क्या कुछ? हाँ, हद हो गई भाई। मूर्ख लोग हैं, समझेंगे नहीं। कैसे कैसे लोग बना दिए इस प्रकृति में जो इस चीज को भी गलत मानते हैं, जो कि अपने शारीरिक चीजें हैं। ऋतुस्राव है, एमसी है, रजो धर्म वो आता है, लड़कियों में आता है, फिक्स है, पर आएगा ही आएगा। क्या वो चीज गलत हो सकती है क्या? हाँ, परमात्मा ने फिर तो हमें गलत बना दिया, हम भी गलत ही हैं। हाँ, ऋतुस्राव की अवस्थाओं में लड़की का रसोई का काम करना निषिद्ध है, ऐसा भी गलत बात है, ठीक है ना। गलत बात है। निषिद्ध कैसे होगा? करेगी वो सब काम, करेगी, क्यों नहीं करेगी? हद हो गई। लोग क्या करते हैं, करने नहीं देते काम, है ना। ये हो रही है, गंदी हो रही है, अच्छी हो रही है, पता नहीं क्या क्या सोच रहती है लोगों की। आपको ऐसे अन्य अनेक कथन या मिथ मिलने से जिनका कोई आधार नहीं है, उनको उखाड़ फेंकिए, छोड़ दीजिए। क्या करना है? उखाड़ फेंकना है, छोड़ देना है। आगे क्या है अपने पास? नशीली दवाओं और ड्रग का निषेध। देखो, किशोरावस्था में कुछ जो बच्चे होते हैं, किशोर और किशोरी होते हैं, जो ऐसे बच्चों के संपर्क में आ जाते हैं या ड्रग्स वगैरह लेते हैं, नशा करते हैं, गांजा पीते हैं, भांग पीते, पता नहीं कैसे कैसे होते हैं, वो इसी कारण उन लोगों की तरफ अट्रैक्टिव होते हैं। उनको अपने बारे में पूरी तरीके से जानकारी नहीं होती है कि ये हमें क्या फायदा पहुंचाएंगे, क्या नुकसान पहुंचाएंगे। तो किशोरों, थोड़े इसकी तरफ ध्यान देने की हमें बहुत ज्यादा जरूरत है कि जब भी ये लोग ऐसे अपने जिनके संपर्क में आए, ऐसे मूर्ख लोगों के संपर्क में आए जो किसी भी प्रकार का नशा करता हो, चाहे क्यों अपने माता पिता हो, चाहे अपने बच्चे हो, तो उनको थोड़ा दूर ही रहें उनसे, ठीक है ना। उनको समझा कर ही रखें, क्योंकि वो लोग मूर्ख हैं, आप लोग समझदार हैं। तो आप लोग ऐसे लोगों से बचिए, नहीं तो पूरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी, पूरा जिंदगी का भ्रम मिट जाएगा। कुछ जिंदगी में एंजॉयमेंट नहीं कर सकते, क्योंकि नशा एंजॉयमेंट नहीं है। नशा किसी भी प्रकार का कोई एंजॉयमेंट नहीं देता है आप लोगों को, केवल और केवल आपकी बेइज्जती करवाता है हर जगह पर। तो ये कैसा नशा है?
हाँ, कहीं पर भी चले जाओ, अगर कोई नशेड़ी आदमी है तो उसे लोग बाग नशेड़ी गंजेड़ी भंगेड़ी पता नहीं सही से कोई इज्जत नहीं देता, और वो अपने आप को एंजॉयमेंट समझता है। हद हो गई। गुटके खाने लग जाते हैं, अपने अपना जो मुंह है कुत्ते की तरह बना लेते हैं। हद हो गई। और फिर बोलते हैं हम तो भाई हम ही हैं, पैसे हमारे लगते हैं, तुम्हारे बाप का क्या जा रहा है। अरे कम से कम दूसरों को तो मत सिखाओ, तुम कुछ भी खाओ भाड़ में जाओ, लेकिन कम से कम अपने जो छोटे बच्चे हैं उनसे तो बच के खाओ इनको, या उनको भी सिखा के जाओगी बिना मतलब की चीजें। लेकिन माता पिता भी आजकल ऐसी चीजों को मानते नहीं। जहां बच्चे बैठे रहेंगे वहीं बीड़ी पियेंगे, जहां बच्चे बैठे रहेंगे उनके सामने उनको मजा आता है लगा के ले खाने में। हद हो गई यार, शर्म भी नहीं आती क्या ऐसे लोगों को। अगर ऐसे माता पिता है तो कम से कम थोड़ा बच के खा लीजिए। आप कुछ भी खाओ, लेकिन अपने बच्चों को थोड़ा समझाओ, बच्चों से दूर रह के खाओ, बच्चों के सामने मत खाओ। उनको भी बिना मतलब का शौक लगा कि आप लोग जाओगे, आप तो मूर्ख हुए, आप अपने बच्चों को भी लगा दोगे। कैसे कैसे लोग हो गए जिससे कोई मजा नहीं आता है गुटखा खाने से, बीड़ी पीने से, सिगरेट पीने से, फिर भी लोग खाते हैं। और फिर बोलते हैं हमारे बाप का क्या जा रहा है, आपके बाप का क्या जा रहा है, तुम्हारे बाप का क्या जा रहा है। अरे तुम्हारे बच्चों का ही जाएगा जो जाएगा, उससे आप लोग अपने बच्चों को अच्छी एजुकेशन दिला सकते हैं। अगर कोई व्यक्ति एक दिन में 100 रुपए की शराब पी जाता है, लेकिन अगर एजुकेशन की बात होती है ना, 5 रुपए का पेन नहीं दिला सकते अपने बच्चों को। बोलते हैं गरीब आदमी। अरे गरीब, जब तुम लोग एक दिन की शराब पी रहे हो तब तो गरीब नहीं होते हैं, और उस चीज में हो जाते हैं आप लोग गरीब। नशा करते हैं, ड्रग्स लेते हैं, इतनी महंगी महंगी ड्रग्स लेते हैं, लेकिन बच्चों की एजुकेशन की बात आती है तब नहीं समझते आप लोग। क्योंकि एजुकेशन जीवन का आधार है, नशा नहीं। लेकिन नहीं समझेंगे लोग। किशोरावस्था व्यक्तियों के शारीरिक एवं मानसिक रूप से अधिक सक्रियता का समय है, जो वृद्धिकाल का एक सामान्य भाग है। अतः भ्रमित अथवा असुरक्षित न महसूस करें। यदि कोई व्यक्ति आपको यह बताता है कि किसी ड्रग्स या नशीली दवा के सेवन से आप स्वच्छ अथवा तनाव मुक्त महसूस करेंगे, तो आपको इसके लिए नहीं कहना चाहिए जब तक कि वह दवा डॉक्टर द्वारा न दी गई हो। ड्रग्स नशीले पदार्थ हैं जिनकी लत पड़ जाती है। यदि आप उन्हें एक बार लेते हैं तो आपको इन्हें बार बार लेने की इच्छा होती है, परंतु कालांतर में यह हानिकारक है। यह स्वास्थ्य एवं खुशी दोनों को ही बर्बाद कर देती है। यह स्वास्थ्य एवं खुशी दोनों को ही क्या कर देती है, बर्बाद कर देती है। क्या ही कहें आप लोगों से कि हमने ऐसे ऐसे लोगों को देखा है जो अपने जीवन में, माने उन्होंने पैसा बहुत कमाया, हम मानते हैं, लेकिन ऐसी नशीली चीजों की तरफ अग्रसर हो गए जो उनके समूल विनाश का कारण बना। ठीक है, मानी उनको कुछ भी कर लो, उनको चाहिए ही चाहिए ड्रग्स। अपने बीबी बिक जाए कोई दिक्कत नहीं है, उनको ड्रग्स चाहिए। अपने बच्चे भूखे मरे घर में कोई मतलब नहीं है, उनको शराब चाहिए, उनको ड्रग्स चाहिए। क्या ऐसा जीवन कभी सुखी जीवन हो सकता है? क्या आप ऐसे जीवन की कल्पना कर सकते हैं? अगर कोई आपको देने के लिए अग्रसर करता है, बोलता है, तो उसके 2 कान पे मारो पहले तो, कि इससे मजा आता है, इसे नशा होता है। एक बार 2 कान पे मार दोगे तो दोबारा नाम नहीं लेगा वो। ठीक है ना? तो कभी भी कोई भी व्यक्ति बोले, क्योंकि आप किशोर हो, जब आप किशोर हो तो आप ये डिफरेंस नहीं कर पाते कि मुझे गुटखा खाना है नहीं खाना है। सामने वाला तो 1 दिन देगा, 2 दिन देगा, जिंदगी भर नहीं देगा गुटके। न आपको किसी भी प्रकार का ड्रग्स या किसी भी प्रकार का नशा वो नहीं देगा। केवल और केवल आपको बर्बाद करने के लिए वो चीज देता है कि ले भाई खा ले, मैं भी खा रहा हूं, मैं बर्बाद तो तू भी बर्बाद। ठीक है ना? तो ऐसे लोगों से बचना चाहिए, और एक बार बोलने पर मुंह पर मारनी चाहिए ऐसे लोगों के। तब जाकर वो जिंदगी में दोबारा ऐसा बोलेंगे नहीं कि तू भी खा ले थोड़ा सा गुटखा, है ना? अरे कुछ नहीं होता, खा ले, इतना सा खा ले। फिर एक दिन सुपारी देगा, दूसरे दिन फिर दूसरी सुपारी देगा, फिर तीसरे दिन उसका मसाला भी देगा, और चौथे दिन पुड़िया संभला देकर 5वें दिन खुद खरीदने लग जाएगा बिना मतलब में। तो ऐसे लोग जो देते हैं और एक बार बोलने पर उनके मुंह पे मार देना, तो दोबारा वो देंगे नहीं। बचे ऐसे लोगों से। ठीक है, चाहे घर वाले हो चाहे बाहर वाले हो, ऐसे मैटर में मैं ऐसे ही बोलता हूं। ठीक है, आगे है अपने पास, आपने एड्स के विषय में भी
आवश्यक ही सुना होगा, HIV नामक खतरनाक विषाणु वायरस द्वारा होता है। यह वायरस एक पीड़ित व्यक्ति से स्वस्थ व्यक्ति में ड्रग्स के लिए इस्तेमाल की जाने वाली सीरीज द्वारा भी जा सकता है। वायरस का संक्रमण दूसरे माध्यमों जैसे कि पीड़ित रोगी मां के से दूध द्वारा उनके शिशु में हो सकता है। HIV से पीड़ित व्यक्ति के साथ लैंगिक संपर्क स्थापित करने द्वारा भी इस रोग का संक्रमण हो सकता है। जरा समझिएगा, अपने पास क्या है, किशोरों द्वारा गर्भधारण। संभवतः आप संभवतः जानते होंगे कि हमारे देश में विवाह की विधि संगत कानूनी आयु लड़कियों के लिए 18 वर्ष, लड़कियों के लिए कितनी रखी गई है, 18 वर्ष, एवं लड़कों के लिए कितनी रखी गई है, 18 वर्ष। इसका कारण है कि टीन आयु मन किशोर एवं लड़कियां एवं मां शारीरिक एवं मानसिक रूप से मातृत्व के लिए तैयार नहीं होती है। बाल विवाह, कम उम्र में विवाह मातृत्व से मां एवं संतान दोनों में ही स्वास्थ्य से संबंधित समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। इनसे युवा स्त्रियों के लिए व्यवसाय के अवसरों में भी कमी आती है, क्योंकि ये मातृत्व की जिम्मेदारी उठाने के लिए सक्षम नहीं होती हैं। अतः वह मानसिक पीड़ा से ग्रस्त रहती है। वह मानसिक पीड़ा से क्या रहती है, ग्रस्त रहती है। क्या रहती है, मानसिक पीड़ा से ग्रस्त रहती है। प्यारे बच्चों, ये जो हमारा चैप्टर आज हुआ समाप्त। हमने किशोरावस्था के बारे में काफ़ी सारे चीज़ें पढ़ी है, सीखी है, लेकिन इनको हमें समझना है, सोचना है, तनाव मुक्त रहना है। किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम है तो आप बेझिझक हो कि लड़की है तो अपनी लेडीज टीचर से मिले, ठीक है, और उनसे इस मैटर में बात करें, वो ज़रूर इसका सॉल्यूशन देंगे। शर्माना बिल्कुल नहीं है, क्योंकि अपने जीवन का ये हिस्सा है, अपने शरीर का हिस्सा है, तो आपको समझाना, मतलब टेंशन लेना नहीं है, शर्माना भी नहीं। लड़का है तो अपने पुरुष टीचर से मिले या अपने माता पिता से इस बारे में बात करें, ठीक है ना। कोई भी दिक्कत हो आपको तो उस बारे में, जो सेक्सुअल प्रॉब्लम होते हैं उनके बारे में आप अपने माता पिता से डिस्कस कर सकते हैं। इस एज के अंदर काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, काफ़ी सारी भ्रांतियां आपके माइंड में आ सकती हैं, तो आप उनसे निजात पाने के लिए अपने समकक्ष बच्चों से, मानिए अपने से बड़ों से भी सलाह ले सकते हैं। कोई बात नहीं, शर्माना नहीं है, शर्माओगे तो आप लोग दुविधा में रह जाओगे, ठीक है। और सॉल्यूशन हर चीज़ का चाहिए, इसीलिए आपको अपने माता पिता या अपने गुरुजनों से या अपने से बड़ों से इसके बारे में डिस्कशन करना चाहिए, जो इस एज से पार करके आगे चले गए हैं, ठीक है। आशा करता हूँ आज का जो हमारा चैप्टर है आप लोग भली बातें समझे होंगे। फिर मिलेंगे अगले वाले सेशन में, तब तक के लिए लेते हैं आप सभी से अलविदा। हैव अ नाइस डे, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।